नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। और आज तो रिजल्ट भी आ गया है साहब, तो आपको पता ही होगा रिजल्ट में क्या हुआ आज, व्हाट हैपेंड इन द रिजल्ट एज वेल। ठीक है, तो रिजल्ट तो देख ही लिया होगा सबने होपफुली। जितने लोग पास हुए उससे ज़्यादा काफ़ी लोग वैसे भी होंगे जिनका नहीं निकला होगा साहब, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनको आज नींद आ जाए। और अभी 2 महीना प्रीलिम्स के अंदर है, तो प्रीलिम्स में अभी 2 महीना बाकी है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अभी 2 महीने तक अभी लगना पड़ेगा, फिर से साइकिल के अंदर आना पड़ेगा, है ना। तो ये साइकिल है साहब, जीवन का चक्रव्यूह है। मोक्ष जब तक नहीं मिलता है तब तक आप घूमते रहोगे एक एक सेंस में, है ना। तो आज रिजल्ट में भी यही हुआ साहब, साइकिल का चक्रव्यूह घूम गया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दी वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, और वर्ल्ड हिस्ट्री को ऑलमोस्ट हम लोग कंक्लूड फेज में आ चुके हैं, सिवाय की कोल्ड वॉर और डीकोलोनाइजेशन का टॉपिक बाकी है। तो उसको कल के क्लास के और परसों के क्लास के अंदर कंक्लूड करते हुए आगे चलेंगे, है ना। चलिए, हाँ जीआईटी तो चलता रहता है साहब, अपना तो जीआईटी ही चलता रहता है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या भाई क्या पूछा है सर, एनसीईआरटी कोर्स? नहीं, मेरी एनसीईआरटी तो मैं यूट्यूब के ऊपर ही करा रहा हूँ, शांति से धीरे धीरे करा रहा हूँ फाउंडेशन के साथ, तो आप वहाँ पे देखते रहिएगा, है ना। चलिए ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी का कुछ पूछा था, कौन थे भाई? समवन वाज देयर एनसीईआरटी, कृष्णा। कृष्णा दोस्त है ना, ठीक है। तो वो तो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तो हम लोग बहुत एडवांस वे के अंदर चल रहे हैं, और फाउंडेशन तो वहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, है ना, लेट अस स्टार्ट विद द वर्ल्ड हिस्ट्री। और कल के क्लास के अंदर हमने द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स के बारे में डिस्कस किया था। सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, दो विश्व युद्ध के बीच में क्या हुआ, वो टॉपिक्स को मैं आपको कल डिस्कस करा रहा था। और जब हम लोग ये पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद दुनिया का इतिहास कैसे बदलता है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा, वुडरो विल्सन के बारे में पढ़ा, कैसे जर्मनी, इटली और जापान के अंदर नासिज्म, फासिज्म और मिलिटरिज्म उभर के आया। लीग ऑफ नेशंस को आज पढ़ेंगे और साथों साथ समझने की कोशिश करेंगे कैसे अमेरिका एक ग्रेट सुपर पावर के रूप में उभर के आया। यही अमेरिका फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, वो है अमेरिका का डिप्रेशन में जाना। और दूसरा पॉइंट हम लोग को ये भी समझना है कि अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन कैसे जर्मनी के अंदर नासिज्म को पैदा करेगा। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जब इकोनॉमिक डिक्लाइन में जाता है तो अमेरिका की असर जो है वो जर्मनी को होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी इकोनॉमिक डिक्लाइन में था, एंड बिकॉज जर्मनी वाज इन इकोनॉमिक डिक्लाइन, तो हमको ये सारे चीजों के अंदर देखने को ये मिलता है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो गई थी जहां पूरी जो शासन व्यवस्था है उसमें अमेरिका की शासन व्यवस्था टूटती है और फिर जर्मनी की भी शासन व्यवस्था टूटेगी। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब कुछ है ना, इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड टॉपिक। तो हम लोग अभी भी ग्लोबल लेवल के ऊपर दुनिया को समझ रहे हैं, और ग्लोबल लेवल के ऊपर 1929 से लेके 1919 से लेके 1939 तक दुनिया कैसे आगे चलती है, उन सब टॉपिक्स को जब समझेंगे तो हमने पूरे यूरोप के अंदर जो नासिज्म और फासिज्म कैसे आया उसको समझा। कल हमने देखा था कि जापान में मिलिटरिज्म कैसे पावर के ऊपर आएगा। साथों साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कैसे वर्साई की ट्रीटी होती है और वर्साई की ट्रीटी के द्वारा पूरी शासन व्यवस्था को बदला जाएगा। फाइनली आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अमेरिका के अंदर आपका ग्रेट डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है वो उभर के आती है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिप्रेशन एंड विल ट्राई टू सी कि कैसे वर्ल्ड वॉर्स को वो भी कंट्रीब्यूट करेगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जब हम लोग बात करेंगे तो इनडायरेक्टली इसको भी मोटिवेट करेगा, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग इनफैक्ट सबसे पहले चले जाते हैं आपके ग्रेट डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर। होपफुली मैंने आपको ये सब टॉपिक्स को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसको भी हम जस्टिफाई करने की जरूरत होगी। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाई साहब पुराना देखोगे तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम के रूप में अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में बनता है। और अमेरिका क्यों सुपर पावर बनता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री के रूप में था जो ज्योग्राफिकली काफी आइसोलेटेड था कि नहीं था। बिकॉज इट वॉज आइसोलेटेड कंट्री, तो उसको फायदा ये हो गया कि दुनिया में इनफैक्ट जब काबूम हो रहा था, जब ये सब जगह के ऊपर क्या हो रहा था, बूम बूम हो रहा था, धुआं धुआं हो रहा था, तो अमेरिका बैठे बैठे चिल मार रहा है। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इंपैक्ट सीधा नहीं होगा, ना ही कोई मिलिट्री इंपैक्ट होगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हम यही देखते हैं कि अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आया इन द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये अमेरिका 1920s के दौर में काफी अच्छा चल रहा था, और यही अमेरिका 1930s तक आते आते खड्डे में चला जाता है। अब ये क्यों हुआ, उसी को ही ग्रेट डिप्रेशन के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। तो आपके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट थोड़े अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स के साथ ही डील करने वाले हैं कि भाई इतिहास कैसे आपकी इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट करता है या इकोनॉमिक्स कैसे इतिहास को इंपैक्ट करता है। गेटिंग अ पॉइंट। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल। सबसे पहले मैं आपको खाली बिजनेस साइकिल के बारे में समझाता हूँ। कोई भी अर्थव्यवस्था है
वो टाइम स्पैन के हिसाब से अगर आप देखोगे और ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो यूं तरह से चलती है, ठीक है। सो इट गोज ऑन लाइक दिस। तो आपको जानकारी होगी कि ये जो पीरियड है, ये पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द पीरियड, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे इनफैक्ट दिस इज द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया आपको? और इसी तौर के ऊपर हम लोग जब यहाँ पे एक ऐसी स्टेज के ऊपर हाइपर पॉइंट देखते हैं जिसे हम लोग रिसेशन के पॉइंट के रूप में भी पहचानते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इकोनॉमी बढ़ती है तो रिकवरी का स्टेज आएगा, और रिकवरी के स्टेज के बाद फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है, बूम का स्टेज आता है। बूम एक ऐसी कंडीशन है जहां पे डिमांड बहुत अच्छी होती है, सप्लाई भी अच्छा होता है और प्राइसेस भी आपकी ठीक ठाक चलेगी। बट जब हम लोग डिप्रेशन और रिसेशन की बात करेंगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि डिमांड आपकी डाउन जा रही है, सप्लाई भी धीरे 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 अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल रहेगा, और उसके कारण आपके प्राइसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और जब प्राइसेस सप्लाई डिमांड का इनबैलेंस क्रिएट होता है तो दिस विल क्रिएट अ वायरल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, और पूरी तरह से आपकी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन में चली जाएगी। और जब इनफैक्ट लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है तो वो कंडीशन में जब आपकी डिमांड ही क्रिएट नहीं हो पाएगी, सप्लाई भी नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, पूरी की पूरी एक कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी, जहां पे अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों की इनफैक्ट परचेसिंग पावर खत्म होने के साथ साथ सरकार की भी हालत टाइट हो जाएगी। ये कंडीशन में हम लोग डिप्रेशन के स्टेज को पहचानते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक्स था, आपने ज्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द बिजनेस साइकिल। मुझे समझाने का इंटेंशन यही है कि हमको जब वर्ल्ड हिस्ट्री देखना है तो इकोनॉमिक्स इतिहास को कैसे इंपैक्ट करता है उसको समझा रहा हूं, ठीक है। हाउ द इकोनॉमिक्स विल बी हर्टिंग द आई वुड से द हिस्ट्री, हाउ द इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स विल बी टेकिंग प्लेस इन द हिस्ट्री, उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत हमको इसके ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक घटना होती है 1929 के अंदर, जिसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि 4 अक्टूबर के दिन 1929 का दिन था, 4 था या 24 अक्टूबर था, नॉट एबल टू रिकॉल, पर अक्टूबर के अंदर ही आपको एक दिन मिलेगा। उस दिन अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट हुआ करती थी, वॉल स्ट्रीट मतलब उनका जो स्टॉक मार्केट जहां पे है अमेरिका के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क वाले जो रीजन के अंदर, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बहुत सारे लोगों के इनफैक्ट शेयर के वैल्यू डाउन हो गए। सो वी सी देयर वाज मल्टीपल डाउनफॉल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द शेयर्स इन द कॉर्पोरेशंस दैट वर बीइंग ट्रेडेड इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, और ये डाउनफॉल के कारण पूरी की पूरी आपकी जो स्टॉक मार्केट सिस्टम है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम्स के रूप में पहचानते हैं, वो टूट जाती है। फाइनेंशियल सिस्टम टूटती है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस टूटेंगे, कॉर्पोरेशंस टूटेंगे तो फाइनली बैंकिंग कंपनीज जो है, जो इनफैक्ट इन लोगों को लोन दे के रखी थी, वो भी टूट जाएगी, और इस तरह से सब जगह के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ये इंपैक्ट के कारण ही इसको ग्रेट डिप्रेशन के रूप में पहचानते हैं। यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न ऑलरेडी एक बार यूपीएससी ने पूछा था, और यूपीएससी ने 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ, एक्चुअली मैं स्लाइड्स के अंदर डालना रह गया है, अभी मेरा जस्ट ध्यान पड़ा, क्योंकि मैं कहीं पे कॉपी तो किया था पर भूल गया था, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा था 2013 के मेंस के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो, पूछा क्या गया है कि व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका यहाँ पे आएगा। अब प्रश्न समझना है उसके पहले आपको उसके पीछे का ओरिजिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है, क्यों हुआ था, उसकी असर क्या होती है, और कैसे इनफैक्ट किस प्रकार के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ। ग्रेट डिप्रेशन को समझना है तो आपको अमेरिका को समझना पड़ेगा। अब देखो, अमेरिका के बारे में हमने बहुत प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका एक कॉलोनी के रूप में था। ये कॉलोनी के साथ मर्केंटल पॉलिसी के द्वारा ब्रिटेन ने बहुत शोषण किया, याद आया कि नहीं? तो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने कैसे मर्केंटाइल पॉलिसीज के द्वारा अमेरिका का शोषण किया था, और उसके कारण अमेरिकन इकट्ठे हुए और 4 जुलाई के दिन अपने आप को क्या कह दिया, हम क्या चाहते हैं, आजादी। सो अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 4 जुलाई 1776। अब जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका ने मर्केंटाइल पॉलिसी को खड्डे में डाल दिया, और किस तरह से एकदम लिबरल पॉलिसीज के साथ उसने फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म दिया। किस तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म दिया, और अमेरिका की जो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी झलक रही थी। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है, इट्स अ कैपिटलिस्ट डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये ऑप्शनल के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका बहुत सारा लिबरलाइज कल्चर के अंदर पैदा हुआ था। मतलब एक कंट्री ही था जो हर एक प्रकार की लिबर्टी देता था कि भाई तुमको जो करना है करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, है ना। तो सब कुछ मार्केट सेंट्रिक था। अब जब मार्केट सेंट्रिक चीजें चलती है तो मार्केट के अंदर एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर का मतलब है जो इनफैक्ट मार्केट को कैप्चर करेगा, और दूसरा कौन होगा, बायर होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर होगा ये प्रॉफिट कमाएगा, ये हैव के अंदर चला जाएगा। बायर जो है वो बेचारा गरीब इंसान है, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं, जो हैव नॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो अमेरिका के अंदर इनफैक्ट ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी चली, उसके कारण अमेरिका के अंदर 2 वर्ग उभर के आए। एक जो इनफैक्ट हम लोग हैव क्लास और हैव नॉट क्लास के रूप में पहचानते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स आदि इत्यादि लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने चीजों के बारे में समझाया है। खैर, अमेरिका आगे चला। अमेरिका के अंदर 1860 के दशक में गृह युद्ध हो गया था। हमने देखा था स्लेवरी को लेकर सिविल वॉर हो जाता है, याद आया कि नहीं आया आपको? और ये स्लेवरी को लेकर क्यों होगा, क्योंकि उसमें भी यही था, नॉर्थ के स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए, साउथ के स्टेट्स कह रहे थे कि स्लेवरी सिस्टम होनी चाहिए, है ना। फाइनली हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका फिर से यूनिफाई
हुआ। अमेरिका जब यूनिफाई होता है तो उसके बाद अमेरिका का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और शायद तक मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने आईआर का टॉपिक को पढ़ा था कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही अद्भुत प्रकार का रहा है। 1860-70 के बाद अमेरिका का औद्योगिक विकास बहुत ही अद्भुत तरह से रहा और अमेरिका इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से दुनिया को एक दिशा दिखा रहा था कि कैसे हम लोग देश को आगे लेके जा सकते हैं विद द यूज ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, विद द यूज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। और गवर्नमेंट अगर एक वॉचमैन के रूप में भी काम करेगी, गवर्नमेंट किसके रूप में काम करेगी, वॉचमैन के रूप में भी काम करेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका बहुत अच्छी तरह से इनफैक्ट आगे चलता है। 1900 तक आते आते अमेरिका के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन होने की शुरुआत हुई थी, बट कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। होता यह है कि 1914 तक आते आते हमको ये देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो अमेरिका मेड श्योर कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा अमेरिका? क्योंकि अमेरिका एक आइसोलेटेड था। उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको लग रहा था कि यूरोप के अंदरूनी मामलों के अंदर हमको अंदर जाना ठीक नहीं है और यूरोप के लोग ऐसे भी इनफैक्ट लफंडर की तरह इधर उधर मारामारी करते रह रहे हैं, ये लोग 200 साल से यही कर रहे हैं। उसी झंझट से निकलने के लिए तो हम लोग अमेरिका के अंदर सेटल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन सेटल थी वो तो यूरोपियन ओरिजिन के थे सबके सब, है ना। तो हमने पढ़ा था किस तरह से अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हुआ था। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस अमेरिका के लोग पूरे बनिया लोग थे। ठीक है, और बिजनेसमैन का एक ही काम होता है कि एवरीथिंग इज फायर इन लव एंड वॉर। ठीक है, तो युद्ध होता है, आपकी लड़ाई होती है। अगर किसी का इनफैक्ट शादी त्योहार का फेस्टिवल आ गया, 14 फरवरी आ गया, हम लोग धंधा करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अमेरिका ने धंधा किया। इनफैक्ट बनिया का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को इन्होंने इनफैक्ट अपना सामान बेचा। उस टाइम पे वॉर इकोनॉमी के तहत इनका काफी ठीक ठाक पार्टिसिपेशन मिलेगा इन द इकोनॉमिक साइड बट नॉट ऑन द मिलिट्री साइड। अमेरिका को कंपेल किया जाता है 1917 के अंदर, जब लुस्टानिया करके एक बोट हुआ करती थी, याद आया कि नहीं आया, जो जर्मनी ने डुबा दी थी। और उसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेट करता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पार्टिसिपेट करने के बाद जब हम लोग अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, याद आया कि नहीं आया आपको, ये वुडरो विल्सन इनफैक्ट पेरिस के अंदर पार्टिसिपेट करने जाएंगे और पेरिस में डिस्कशन के तहत इनफैक्ट यूरोप के कंट्रीज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे वुडरो विल्सन की नई कहानी। ठीक है, तो विल्सन ने अपने इनफैक्ट 14 पॉइंट्स का फॉर्मूला दिया। अब 14 पॉइंट्स अगर वुडरो विल्सन के उसको फॉलो किया जाता तो अमेरिका का विकास काफी ठीक ठाक हो जाता। बट वी सी कि यूरोप के पावर्स वीक हो रहे थे, अमेरिका काफी अच्छी तरह से चला। वुडरो विल्सन के कुछ कुछ पॉइंट्स को फॉलो किया गया, कुछ कुछ पॉइंट्स को नहीं फॉलो किया गया। अमेरिका के अंदर भी वुडरो विल्सन को बोला जाता है कि हमको यूरोप में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करना है, हमको अभी भी आइसोलेशन में ही जाना है। ठीक है, अमेरिका थ्रू आउट द हिस्ट्री आइसोलेशन में ही जाएगा। वो तो 1940s के बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आएगा, ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के द्वारा अमेरिका अपनी पॉलिसीज को बदलेगा और जो आइसोलेशन की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरह से अब निकल दिया जाएगा। ठीक है, सो इनिशियली अमेरिका आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करता था। इवन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका मेड श्योर कि आइसोलेशन की पॉलिसी के द्वारा ही हम लोग इनफैक्ट चलेंगे। अब देखिए, समझने की कोशिश करो कि अमेरिका ने क्यों आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो की थी। व्हाई अमेरिका फॉलोड द आइसोलेशन पॉलिसी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि इससे ही समझ में आता है कि ग्रेट डिप्रेशन में इंपैक्ट क्या पड़ेगी। अब आप समझिए कि अमेरिका पहले से ही जब से कंट्री बना है तब से आइसोलेशन की पॉलिसी यूज कर रहा था। पहला रीजन ये था कि ये ज्योग्राफिकली बहुत ही दूर बना हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। आइसोलेशन का मतलब है कि हम अलग रहेंगे। प्रोटेक्शनिज्म इज वेरी डिफरेंट टर्म। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सेंस। ठीक है, मैं कहीं पे पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा साहब। ठीक है, तो हम लोग इनफैक्ट आप समझिए कि आपको कोरोना हो जाता है तो आप क्या करते हो, आइसोलेटेड होते हो कि नहीं होते हो साहब, है ना। तो अमेरिका एक ऐसी कंडीशन में है साहब, जो इनफैक्ट कोरोना हुआ था उसको उस टाइम पे, तो वो पूरी तरह से अलग थलग रहता था। उसका ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, ना कहीं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन था, ना ही कहीं मिलिट्री पार्टिसिपेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको है ना वो झगड़े में पड़ना ही नहीं पड़ता, उसको उसको ऐसा ही चाहिए था कि अपना भला और अपना काम भरा। और अमेरिका की पब्लिक क्या है कि उनको पता था कि यहाँ पे जो इनफैक्ट खिचड़ी पकी हुई है, ये खिचड़ी के अंदर पड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। और 1914 के अंदर तो हमने देख ही दिया था कि कैसे मिस कैलकुलेशन की ट्रेजेडी हो गई थी। याद आया कि नहीं आया? हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था कि कैसे मिस कैलकुलेशन के ऊपर एलसीएफ टर्नर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि इट वाज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ मिस कैलकुलेशन। सो अमेरिकन्स न्यू बिकॉज़ दे वर वेरी स्मार्ट। हां, इनफैक्ट अपनी अपने यूरोप के कंट्रीज के सामने क्रांति की थी, ये ऐसे ही थोड़ी की थी साहब, है ना। तो बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस केसेस अमेरिकन्स मेड श्योर कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अमेरिकन्स ने इसके लिए आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई। आइसोलेशन उनके लिए फायदे कारक भी रहा। क्यों फायदे कारक रहा? अब आप समझो कि अगर फ्रांस चाहता कि हम लोग पूरे यूरोपियन अफेयर से आइसोलेट हो पाए, तो आपको लगता है कि हो पाएगा आइसोलेशन? नहीं हो पाएगा। इंडिया चाहता है कि मैं इनफैक्ट ये सब चीजों से आइसोलेट हो पाऊं, पर आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट हो पाएगा? नो माय फ्रेंड, इंडिया वोंट बी एबल टू आइसोलेट। व्हाई? बिकॉज आजू बाजू में यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका हाका नूडल्स है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब के सब अगर आप देखोगे तो हमारे नाक में दम करके रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारी जो आइसोलेशन की कंडीशन है वो कंडीशन हमारी पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका के तो क्या है कि यहाँ अटलांटिक आ जाता है, यहाँ पैसिफिक आ जाता है, ऊपर आपका आर्कटिक आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो कोई सिचुएशन नहीं है। बाकी ये सब जगह के अंदर उसने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था, यहाँ पे भी उसने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। तो ये वो जगह है जहां पे उसका स्फीयर हुआ करता था। स्फीयर समझ में आता है? उसका गोला हुआ करता था, जहां इनफैक्ट हमको देखने को मिलता है कि पूरी तरह
तरह से अमेरिका ने अपना दबदबा बना दिया था आजू बाजू के कंट्रीज के अंदर, तो वहां कोई उसको रेजिस्ट करने वाले नहीं थे, ज्यादातर फ्रेंडली कंट्रीज से अगर उसके अगेंस्ट में भी कोई रहेगा तो उसकी पिटाई कर देता था, ठीक है। तो वो वहां का है ना दादा बन गया था, सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका दादा बन गया था, ठीक है। तो अमेरिका को आइसोलेशन में रहना काफी फायदेकारक रहा क्योंकि ज्योग्राफी ने उसको मदद की। दूसरा, अमेरिका को डर भी लग रहा था कि यूरोप के अंदर से जो अलग अलग विचारधाराएं आ रही है, जैसे समाजवाद है, कम्युनिज्म है, वो हमारे घर पे आके जला देगी, इसके लिए हम लोग आइसोलेटेड ही रहेंगे। अगर हमने हमारी बॉर्डर्स को खोल दिया, अगर हमने यूरोप से बहुत सारे इमिग्रेशन को स्वीकारा, इमिग्रेशन मतलब जो आज की तारीख में अमेरिका के अंदर आपने देखा ही होगा साहब, डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहा है कि विल नॉट अलाउ दी इमिग्रेंट्स टू कम एंड सेटल इन यूएसए। इनफैक्ट ये चीज अमेरिका के अंदर 1900s में भी चल रही थी। 1920 के दशक के अंदर अमेरिका यूरोपियन इमिग्रेशन को नकार रहा था। क्यों नकार रहा था? क्योंकि अमेरिकन को लग रहा था कि यूरोप से बहुत सारे लोग आएंगे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, एंड ये लोग आके हमारे देश के अंदर कैपिटलिज्म की जगह कम्युनिज्म और सोशलिज्म फैलाएंगे। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो फुल टू कैपिटलिस्ट है। इनफैक्ट मेरे एक फैमिली मेंबर है, तो वो मुझे बता रहे थे, हम लोग एक दिन समाजवाद की बात कर रहे थे, तो बोलते हैं कि बर्नी सैंडर्स को इतने लोग गाली दे रहे हैं, ही सेटल्ड इन यूएसए, बोले बर्नी सैंडर्स को इतने लोग गाली दे रहे हैं कि बात मत करो। और ज्यादातर गुजराती कम्युनिटी गाली दे रही थी। क्यों दे रही थी पता है? क्योंकि बर्नी सैंडर्स सोशलिज्म की बात करता है, तो गुजराती हुआ सेटल्ड इन अमेरिका, वो पूरा प्योर बिजनेसमैन कम्युनिटी है साहब, है ना। तो जनरली क्या है कि रिपब्लिकन्स के सपोर्ट करने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। तो ऑल दिस केसेस के अंदर अमेरिका के अंदर पहले अर्ली 1970s 1980s के दौरान अगर आप बोलते हो ना कि आई फॉलो सोशलिज्म एज आइडियोलॉजी, तो भी लोग आपको रिडिक्यूल कर देंगे कि ये कहां से आ गया है, ये तो सोवियत का है, ये तो है ना फलाना स्पाई है, ये वो फलाना का, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन के अंदर अगर आप समझो कि अमेरिका के लोगों को पहले से ये चीज के अगेंस्ट में है, और देखिए क्या है, ये आइसोलेटेड रहे, कैपिटलिस्ट रहे, इनकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहा, प्रॉस्पेरिटी काफी अच्छी रही, यूरोप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि इनिशियली अमेरिका ने आइसोलेशन की जो पॉलिसी फॉलो की थी वो उनके लिए फायदेकारक भी थी, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो ऑल दिस रीजंस वर रिस्पांसिबल बिहाइंड द आइसोलेशनल पॉलिसी ऑफ अमेरिका, एंड इसके लिए इन्होंने हमेशा आइसोलेशनलिज्म के ऊपर ही माना है, ठीक है। इनफैक्ट ये आइसोलेशन के अंदर अमेरिका को थोड़ा बहुत इंटरफियर करने का मन किया था जब इनफैक्ट वुडरो विल्सन पेरिस जाते हैं, जब डिस्कस करते हैं, पर इनफैक्ट यूरोप के कंट्रीज ने वुडरो विल्सन की पिपुड़ी नहीं बजने दी, 14 पॉइंट्स को नहीं स्वीकारा था। उसके कारण अमेरिका नाराज भी हो गया था, और उसके कारण हमको ये देखने को मिला कि वुडरो विल्सन जब वापिस आए और जब लीग ऑफ नेशंस के ऊपर डिस्कस किया, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर, मतलब अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट को क्या कहते हैं दोस्त? कांग्रेस कहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर जब प्रपोजल रखा जाता है कि अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अमेरिकन कांग्रेस ने वो प्रपोजल को रेटिफाई नहीं किया। क्या किया कि वी विल नॉट रेटिफाई द प्रपोजल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंड अमेरिका शुड जॉइन द लीग ऑफ नेशंस। तो इनफैक्ट द बॉडी दैट वाज प्रपोज्ड बाय वुडरो विल्सन ने ही प्रपोज किया था कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनानी चाहिए। अमेरिका की सरकार ही खुद मना कर रही थी, उनकी संसद ही खुद मना कर रही थी, और अमेरिका की संसद ने इनफैक्ट 1920 के दशक तक आते आते अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बदल दी थी सरकार ने, और डिसाइड किया था कि यूरोप से कोई भी फटीचर लोगों को नहीं बुलाने का, क्योंकि बुलाएंगे तो अमेरिका के अंदर इनफैक्ट साम्यवाद और ये सब चलाएंगे। और इंक्लूडिंग इन्होंने ये ध्यान रखा कि यूरोप से जो भी इंपोर्ट्स है, यूरोप से जो भी इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स है जो अमेरिका के अंदर आते हैं, उसको स्टॉप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्टॉप किया जाएगा। और अमेरिका से जो भी एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। वी शुड इंक्रीज द अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, बट द यूरोपियन एक्सपोर्ट्स टू यूएसए शुड बी स्टॉप। मतलब सादी भाषा में अमेरिका क्या कर रहा था? दे वर ट्राइंग टू डू द प्रोटेक्शनिज्म। अब आप समझने की कोशिश करो, यहां से ही आपको चीजें समझ में आती है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कहां खड्डे में चली गई। मैं आपको समझाता हूं, ये आपका ग्रेट डिप्रेशन का पहला कारण बनेगा साहब। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने डिसाइड किया कि आप विदेश का कोई सामान अपने देश में आने नहीं दोगे, चलो अच्छी बात है। फिर आपने कहा कि हमारा सामान बाहर के देशों में बेचा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्रॉब्लम ये था कि यूरोप के पास क्या परचेजिंग पावर की डिमांड करने की औकात थी? समझे कि नहीं समझे? डू यू थिंक दैट द यूरोप हैड द कैपेसिटी टू परचेस? was the Europe was able to create the demand for the American economy? अमेरिका जो प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रोडक्शन की डिमांड करने की औकात यूरोप के पास थी ही नहीं। यूरोप तो पूरी तरह से बूम बूम हो चुका था। अभी हमने देखा कि यूरोप तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरी तरह से धुआं धुआं हो चुका है। तो यूरोप जो है वो इनफैक्ट हम लोग देखने की बात करेंगे तो अमेरिका की बहुत सारी पॉलिसीज उसको ही खड्डे में ले डूबती है। तो ये सब सिचुएशन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था। अमेरिका 1920s में तो बहुत अच्छा काम किया, बट 1929 तक आते आते फिर ग्रेट डिप्रेशन के कारण फाइनली बहुत लोग कहते हैं कि इनफैक्ट आपका जो अमेरिका का आइसोलेशनल पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव लाने की शुरुआत करेगा। अब देखिए, अमेरिका पहले तो बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ रोरिंग 20s। आपने जैसे इनफैक्ट है ना, ये ज्योग्राफी के अंदर आपने कुछ कुछ लैटिट्यूड्स को पढ़ा होगा। ये लैटिट्यूड्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये फलाना लैटिट्यूड से, ये ढीमका लैटिट्यूड से, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा था आपने विंड के लिए? इनफैक्ट अमेरिका की हिस्ट्री को लेके और इनफैक्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री को लेके 1920s का पीरियड रोरिंग 20s का पीरियड कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर हमको ये
देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान थोड़ी बहुत स्लगिशनेस आई थी, बट वर्ल्ड वॉर वन तक खत्म होते होते अमेरिका की इकोनॉमी बहुत एक्सपांड हुई, मतलब मल्टीपल एक्सपांशन होता है अमेरिका की इनफेक्ट इकोनॉमी का। क्यों होगा? क्योंकि अमेरिका के पास पैसे थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो यूरोप के अंदर एक कंट्री के पास पैसा था, वो था स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड ने सबको गारंटी देकर रखी थी कि भाई मैं तुम्हारा पैसा नहीं डुबाऊंगा, तुम सबका सब पैसा हमारे यहाँ पे जमा कर देना, स्विस बैंक्स, ठीक है। तो वी फाइंड की जो अभी आपकी स्विस बैंक्स का कंसेप्ट है वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर होगा। तो यूरोप के जितने भी धनिक लोग थे उन सब ने पैसा वहां पे लगाया, और स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री था, और यूरोप के सबके सब कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि स्विट्जरलैंड को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं पर एक बंदा हमारा कैशियर बन के रहेगा, ठीक है। सो वी फाइंड स्विट्जरलैंड हमेशा पहले दोनों विश्व युद्ध के अंदर न्यूट्रल रहा है, वो अपनी ही गेम अलग से खेलता था, उसने सबका पैसा जमा किया और अपना घर बना लिया। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इसको कहते हैं स्मार्ट बनना, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो स्विट्जरलैंड काफी अच्छी तरह से स्मार्ट वर्क करता है वर्ल्ड वॉर्स के अंदर। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो वी सी कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एक्सपांड हो रही है। अमेरिका एक एकमात्र कंट्री है जो काफी मालदार पैसा था उसके पास, तो अमेरिका ने यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को पैसा देना शुरू किया। आपने नाम सुना होगा मार्शल प्लान। मार्शल प्लान या इनफैक्ट एक और प्लान था जो हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं 1920s के अंदर। मार्शल प्लान के साथ एक और था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, डेवोस प्लान था या यंग प्लान था, ऐसे एक दो प्लान हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्लान के द्वारा अमेरिका ने पैसे दिए थे, और ये पैसे के द्वारा इनफैक्ट अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट कराई। मतलब क्या किया, अमेरिका ने यूरोपियंस को कहा कि पैसा भी मैं दूंगा आपको अपनी बैंक्स के द्वारा, आप वहां पे डिमांड क्रिएट करो और हमारी चीजों को खरीदो। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये कितना स्मार्ट बंदा है साहब अमेरिका, और उसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी चली। अमेरिका के अंदर गाड़ियों वाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुआ, लाइजा फेयर की पॉलिसी मतलब वाह वाही कर रहे हैं। अब अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर हबर्ट हूवर। हबर्ट हूवर कहते हैं कि भाई अमेरिका के अच्छे दिन आ चुके हैं, हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहां सब लोग अपॉर्चुनिटी और कंफर्ट में अपना जीवन जिएंगे। ये 1929 की बात है, जनवरी के आसपास, और अक्टूबर के 24 तारीख तक, 4 नहीं था 24 अक्टूबर के आसपास हमको देखने को मिलता है कि एक ट्यूसडे के दिन अमेरिका का स्टॉक मार्केट ठाए 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 करके डाउन हो गया। और कितनी बड़ी मात्रा में ठाए ठाए हो गया, तो 16 मिलियन शेयर्स हुआ करते थे, वो एक साथ इनफैक्ट सीधे गिर जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वी फाइंड कि देयर वर 16 मिलियन शेयर्स दैट वर ट्रेडेड ऑन अ सिंगल डे, और ये सब के सब सेलिंग कर रहे थे। और ये जब सेलिंग हो रहा था तो अमेरिका के अंदर उस टाइम पे सर्किट सिस्टम नहीं हुआ करती थी। आजकल तो क्या सर्किट लग जाती है, अगर 10-20% ऊपर गया, 10-20% फटाफट नीचे ऊपर डाउन हो गया तो तुरंत से ही आपको अपर एंड लोअर सर्किट मिल जाएगी साहब। बट उस टाइम पे आपकी सर्किट सिस्टम नहीं थी, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग हो रहा था। और जब शेयर मार्केट डाउन जाता है, जब शेयर मार्केट डाउन जाता है तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पहले एक प्राइवेट कंपनी का शेयर लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। ये प्राइवेट कंपनी का शेयर किसी ने सेल किया, उसके बाद दूसरी जो प्राइवेट कंपनी थी नंबर 2, उसका शेयर किसी ने सेल करना शुरू कर दिया। तो क्या हो रहा था वीसी कि ये जो आपकी बियर मार्केट है उसकी तरफ जाएगा। लोग इनफैक्ट नाराज हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। एक के बाद एक शेयर की वैल्यू डाउन हो रही है, और इनफैक्ट शेयर की वैल्यू डाउन हो रही थी। एक कंपनी की वैल्यू डाउन हुई, दूसरे की डाउन हुई, दूसरे की डाउन हुई, तो इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर्स थे, ये इन्वेस्टर्स को भी फटका पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप न्यूज के अंदर देखते हो कि एक दिन के अंदर मुकेश अंबानी जो है वो 5 लाख करोड़ रुपया का लॉस कर दिए। आपने देखा होगा, ये सब न्यूज में आता है। ये दूसरे दिन आएगा कि एक दिन के अंदर वो 10 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट मार दिया। तो ये कैसे होता है भाई? ये रातों रात कैसे होता है? ठीक है, तो वो इतना सारा कैसे इन्फेक्ट करेंगे? तो ये करने के पीछे का उनका जो प्रॉफिट या लॉस एक दिन में इतना सारा जा रहा है, उसमें यही होता है कि उनके जो शेयर है, उनके शेयर की इनफैक्ट वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका के अंदर भी यही हुआ। इनफैक्ट बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज और कॉर्पोरेशन थी, उनके वैल्यूज डाउन गए, और उनके जब शेयर की वैल्यू डाउन होती है तो जो जो वहां पे इन्वेस्ट करने वाली कॉर्पोरेशन थी, फाइनेंशियल कंपनीज थी, बैंक्स जिन्होंने लोन लेके रखी थी, किसने? बैंक्स जिन्होंने इनफैक्ट लोन दे के रखी थी प्राइवेट कंपनीज को, उनका भी दिवाला निकल जाता है। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी का शेयर का वैल्यू डाउन गया, उसके बाद उसकी अब खुद की पास मॉनेटरी वैल्यू रही नहीं थी, उसकी लिक्विडेशन करने की हालत हो गई। लिक्विडेशन में भी उसकी कोई प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं आ रहे थे। ये सब सिचुएशन के अंदर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी कास्केडिंग इफेक्ट होगी। शेयर मार्केट डाउन गया, एक कंपनी बैंकरप्ट हुई, दूसरी कंपनी बैंकरप्ट हुई, बैंक्स उसके बाद बैंकरप्ट होती है। बैंक्स के साथ साथ जो कॉमन मैन था उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टर के रूप में जो छोटे इन्वेस्टर थे वो कौन थे साहब? कॉमन मैन ही हुआ करते थे। और कॉमन मैन ने अपने बचत के पैसे इनफैक्ट वहां पे सेव करके रखे थे। उसको लग रहा था कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके सेव करूंगा, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जाएगा। अरे भाई साहब, ठेंगा नहीं मिला तुमको। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड की बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ती है।
इन्वेस्टमेंट डाउन जाता है, और जब प्राइवेट कंपनीज इनफैक्ट लिक्विडेशन के ऊपर जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी सर्विस सेक्टर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, और लोग जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो क्या होगा साहब, उनकी इनकम भी डाउन हो जाएगी, और इनकम जब डाउन जाती है तो उनकी डिमांड क्रिएशन की जो टेक्निक है वो भी डाउन चली जाएगी। डिमांड क्रिएशन की टेक्निक डाउन जाएगी, जब सप्लाई आपका ओवर हाई रहता है और डिमांड कम रहती है, तो इट विल लीड टू द प्राइसेस गोइंग डाउन, और प्राइसेस जब डाउन जाती है तो दिस विल लीड टू अ कंडीशन जिसे हम लोग डिफ्लेशन के रूप में पहचानते हैं, और जब ये लॉन्ग टाइम के ऊपर रहती है तो उसी को रिसेशन के रूप में पहचानते हैं, और एक्स्ट्रा लॉन्ग खींच जाती है तो उसी को ही हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के रूप में पहचानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? तो ये बहुत लंबी साइकिल है, बट इसको समझने के लिए हमको यही देखना है कि कैसे एक चीज जो स्टॉक मार्केट से शुरू हुई वो पूरी की पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खड्डे में लेके जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट ये पॉइंट हुआ होगा कि सर ऐसा क्यों, सर ऐसा कैसे। आई वाज सीइंग द कमेंट्स, आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि सर आपने अभी तो बताया कि इतनी मस्त इनकी इकोनॉमी चल रही थी और अचानक से ही इनफैक्ट इनकी अर्थव्यवस्था वैसे खड्डे में चली गई। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो यहां से एक प्रश्न आता है साहब, ठीक है, ऐसा कैसे। ये ऐसा कैसे का जो प्रश्न है उसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा कैसे की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कैसे की बात को समझने के लिए हमको कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कोई एक फोर्स जिम्मेदार है तो उसे हम लोग कैपिटलिज्म के रूप में ही पहचानते हैं। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल बिहाइंड दैट। ठीक है, क्यों इतना सारा पैनिक क्रिएशन हो जाता है जब स्टॉक मार्केट डाउन चला गया। ठीक है, तो जब कोई भी चीज अति में होती है, अति का मतलब है एक्सेस में होती है, तो ये चीज होनी है, प्यार तो होना ही था। ठीक है ना, ये तो साला होना ही था। गेटिंग माय पॉइंट। तो अपना जो इनफैक्ट आपने गंगाजल पिक्चर देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा साहब, है ना? तो गंगाजल पिक्चर के अंदर इनफैक्ट यही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और भूरेलाल जो है अपना, भूरेलाल जो है, आपने नाम सुना होगा साहब, कहाँ गए मेरे भूरेलाल, दिख नहीं रहे मुझे मीम के अंदर, बट कहीं दिख जाएंगे तो मैं आपको डाल दूंगा अभी स्क्रीन के अंदर, है ना? सो वी सी कि जो ईपो साला होना ही वाला जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। रुको अभी मैं भूरेलाल को ढूंढ लेता हूँ, कहाँ चला गया मेरा भूरेलाल, है ना? एक्चुअली बहुत सारे फोटोग्राफ हो गए हैं वो फोल्डर के अंदर, आई एम नॉट एबल टू गेट द फोटोग्राफ्स ऑनेस्टली, है ना? बट कहीं मिल जाएगा तो अभी मैं लेक्चर के बाद आपको देख लूंगा। चलिए ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं और क्या सिचुएशन हो गई है, ये क्यों हुआ उसको समझते हैं। चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अमेरिकन इकोनॉमी, और अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ। अब देखिए मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड से समझाऊंगा या ब्लैक बोर्ड से समझाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई दिस हैपेंड। ठीक है, तो आपका जो भी सॉल्यूशन है उसको मैं निकालता हूँ। अब देखिए अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया लिबरल मार्केट सिस्टम था जिसे हम लोग लाइजा फेयर के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, ये लाइजा फेयर क्या है, लाइजा फेयर सिस्टम जो है इसके लिए शब्द उल्लेख किया गया था बाय जॉन एडम्स, इनफैक्ट एडम स्मिथ, नॉट जॉन एडम्स इनफैक्ट। ठीक है, एडम स्मिथ ने अपनी जो फिलॉसफी है इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसके अंदर लोगों को बताया था कि मार्केट को फ्री करना चाहिए, और मार्केट को फ्री करने के समय इनफैक्ट सरकार का जो रोल है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट को वॉचमैन के रूप में बैठना चाहिए, और एक ऐसा वॉचमैन जो दिन में भी सोता रहे और रात में भी सोता रहे, वैसे वॉचमैन के रूप में इनफैक्ट सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण गवर्नमेंट की आंखें बंद हो गई थी, मार्केट में क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, ये फ्री मार्केट के तहत अमेरिका के अंदर दो प्रकार का वर्ग आया। एक आया जिसने प्रोडक्शन का काम किया, समझ में आया कि नहीं आया, और दूसरा आया जिसने बायर के रूप में इनफैक्ट अर्थव्यवस्था को चलाया। प्रोडक्शन करने वाले जो लोग थे वो लिमिटेड लोग थे, और ये वो लोग थे जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को चलाया करते थे अमेरिका के अंदर, बिकॉज मार्केट एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे इनफैक्ट बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस थे, इन्होंने ही लोगों को जॉब दिया, इन्होंने ही जॉब क्रिएट किया, और इनफैक्ट ये जॉब क्रिएट करने के बाद उनकी जेब में सैलरी देते थे, और सैलरी देने के बाद फाइनली यही लोग बायर बन के जो प्रोड्यूसर चीजें बना रहा है वो खरीदते थे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने पढ़ा होगा, होपफुली उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बट आपको ये समझा रहा हूं कि इस प्रकार की साइकिल अमेरिका के अंदर चलती थी। अब होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर वन हुआ, तो वर्ल्ड वॉर वन के कारण अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन साइड थी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड क्यों बढ़ती है, समझ में आया? डिमांड बढ़ने के दो कारण थे। एक तो इंटरनल कंजम्पशन आपका अच्छा था पहले से ही, क्योंकि सोसाइटी प्रॉस्परस थी, सोसाइटी लिबरल हुआ करती थी, तो सोसाइटी हमेशा कंज्यूमर सेंट्रिक हुआ करती थी। अमेरिका की सोसाइटी मटेरियलिस्टिक है, आपने हमने भी पढ़ा था आपको जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। अमेरिका की सोसाइटी पहले से कंज्यूमर सेंट्रिक है, उसको है ना वो और दिखाओ और दिखाओ, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट आप देखिए कि सबसे ज्यादा कौन निकलता है, अमेरिका ही निकलता है आज की तारीख में। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये उनकी सोसाइटी इंटरनली अच्छा काम कर रही थी। अब उस दौरान जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इनकी एक्सटर्नल डिमांड भी बढ़ गई, समझ में आ रहा है आपको? सो वी फाइंड द एक्सटर्नल डिमांड
will also take place. Why external demand will take place? Because अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 1 का फायदा हुआ, अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 1 का फायदा हुआ, तो जो प्रोडक्शन करने वाला जो क्लास था, जो ओनर्स हुआ करते थे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के, उन लोगों को तो प्रॉफिट हो गया। अब उन लोग का क्या था कि जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही उनका प्रॉफिट मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। सो इन्होंने क्या किया कि बहुत कुछ हद से ज्यादा प्रोडक्शन करने की शुरुआत की। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जब ये लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, व्हेन दे वर प्रोड्यूसिंग, तो इनको उस टाइम पे पैसे चाहिए थे, तो ये लोग गए अपने बैंक्स के पास। अमेरिका की सरकार ने बैंक्स को कहा कि आप लिबरल पॉलिसी रखो, डियर मनी की पॉलिसी रखो, चीप मनी की पॉलिसी दो, और इनफैक्ट आराम से रास्ते का माल सस्ते के रूप में आप लोन्स देने की शुरुआत करो। तो अमेरिका के लिए कहा जाता है कि एक लफर, वो है ना कि एक फटीचर बंदा कोई भी इनफैक्ट लोन बैंक के अंदर चला जाएगा और बैंक के अंदर जाके बोलेगा कि मुझे इतना $1000 का लोन चाहिए, फटाक से दे देते हैं। क्रेडिट कार्ड आप देखिए कि आराम से मिल जाएगा आपको इंडिया में। आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड अब तो मिलना शुरू हुआ है, पहले तो सरकारी जॉबों को और अच्छे बिजनेसमैन को क्रेडिट कार्ड दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये पैसा उड़ा के भाग जाएगा बैंक का। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर हमको ये देखने को मिला कि बैंक्स ने जो ओनर से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनीज थी उनको पैसे दिए लोन के ऊपर। क्यों दिए? क्योंकि ये लोग धंधा कर रहे थे, तो काफी फायदा हो रहा था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो ये सब सिचुएशन में क्या हुआ साहब, इन लोग ने इनफैक्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा प्रोडक्शन किया तो इनको प्रॉफिट भी अच्छा मिला। अब देखिए क्या होता है कि इनका सप्लाई काफी अच्छा था, बट डिमांड धीरे 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 इनफैक्ट कम हो रही है। क्यों हो रही है सर? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान तो इनका डिमांड काफी अच्छा रहा, पर वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही खत्म हुआ ना, व्हेन द वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, तो इनकी डिमांड अब कम होगी, समझे कि नहीं समझे। तो क्या होता है कि इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1920s, 1920 से लेके 1925, 27, 28 तक के पीरियड में अमेरिका के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुआ। ये जो वॉल स्ट्रीट की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले करीबन 12,000 से भी ज्यादा बड़ी कंपनीज थी, वो 6,000 से भी ज्यादा बड़ी कंपनी थी, 6,000 से 1200 हो गई और 1200 से 200 हो गई। गेटिंग अ पॉइंट। सो यू कैन सी कि हाउ द बिग कॉर्पोरेशंस वर मर्ज्ड बिकॉज ऑफ द इरिडिकुलस, और आई वुड से वेरी रिडिकुलस बिजनेस प्लान्स। ये लोग इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक्सपांड कर दिया और औकात के बाहर इनफैक्ट आपने धंधा करने की कोशिश की, अचानक से ही मंदी आ गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो उनको यहाँ पे फटका पड़ा। गेटिंग अ पॉइंट नॉट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस केसेस हमको क्या देखने को मिलता है कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के मालिक के लोग थे, they were only 1% of the population and they used to control 40% of the wealth। आप समझने की कोशिश करो कि आप इनफैक्ट 1% हो और आपके पास 40% से ज्यादा रिसोर्सेज है, तो कितनी इनइक्वालिटी है, समझे कि नहीं समझे। और जब इनइक्वालिटी होती है तो मालिक कंज्यूम कर करके कितना कंज्यूम करेगा, हैव क्लास जो है वो कितना कंज्यूम करेगा। तो अमेरिका के अंदर भी साहब यही सिचुएशन हो गई। एक ऐसे सिचुएशन की शुरुआत होती है जहां अमेरिका के अंदर इनइक्वालिटी थी, ऊपर से अमेरिका की सरकार ने क्या किया, अमेरिका की सरकार ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आइसोलेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो यूरोप से जो सामान आया करता था उसके ऊपर अपना टैरिफ बढ़ा दिया और यूरोप के सामान को भारत अमेरिका के अंदर एंट्री देने से मना कर दिया। जब अमेरिका ने इनफैक्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, टिट फॉर टैट, समझे कि नहीं समझे। अगर अमेरिका यूरोप के सामान के ऊपर प्रोटेक्शनिज्म लगाएगा तो यूरोप के कंट्रीज भी अमेरिका के सामान के ऊपर प्रोटेक्शनिज्म लगाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद हमको यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर एक्सटर्नल डिमांड टूट गई, समझे कि नहीं समझे। अमेरिका की एक्सटर्नल डिमांड टूट गई तो प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनीज थी उनके डिमांड अब डाउन होगी कि नहीं होगी, समझे कि नहीं समझे। दूसरा क्या था कि इंटरनल डिमांड के अंदर प्रॉब्लम यह था कि इनइक्वालिटी बहुत हुआ करती थी और अमेरिका के अंदर इनइक्वालिटी जब ज्यादा बढ़ती है तो इंटरनल डिमांड भी आपकी डाउन जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी दोस्त, समझ में आया कि नहीं है आपको। तो ये सब सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड सेंट्रिक अर्थव्यवस्था थी। डिमांड करने वाला जो वर्ग था, द क्लास ऑफ पीपल हु यूज्ड टू डिमांड द सिस्टम, द क्लास ऑफ पीपल हु यूज्ड टू डिमांड द गुड्स वर इन लिमिटेड नंबर्स। व्हाई? क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे। अब आप समझने की कोशिश करो अमेरिका के अंदर डिमांड कौन क्रिएट कर रहा था, हु यूज्ड टू क्रिएट द डिमांड। डिमांड करने वाले दो लोग हुआ करते थे। एक तो था आपका अमेरिका का ओनर वर्ग जिसे हम लोग हैव क्लास कहते हैं। ये हैव क्लास कौन थे? दे वर द ओनर्स ऑफ द बिग बिग कॉर्पोरेशंस। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के मालिक हुआ करते थे। अब ये लोग डिमांड कितना करेंगे, इनका जो डिमांड क्रिएशन है वो सैचुरेट होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। मुकेश अंबानी कर करके कितना डिमांड करेंगे, ठीक है, अपने घर के अंदर कितना एलईडी टीवी लगाएंगे। आप समझिए उनका 27 माल का बिल्डिंग है, मैंने देखा था, मैं जब एक बार बॉम्बे गया था तो उनका बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर के ऊपर एलईडी टीवी लगा दिया। तो कितना एलईडी टीवी जाएगा साहब, 27, चलो मैं इंटू 2 कर देता हूँ, 54 एलईडी टीवी, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। चलो इंटू 3 कर देते हैं, चलिए ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो 100 के आसपास एलईडी टीवी उनके पूरे घर के अंदर लगे होंगे, समझे। अब मैं जहां पे रहता हूं, मैं जो बिल्डिंग में रहता हूं, वो बिल्डिंग के अंदर या पूरी सोसाइटी में 500 से ज्यादा घर है। देयर आर मोर देन 500 हाउसेस। ये 500 हाउसेस में एवरेज एक घर के अंदर इनफैक्ट 2 टीवी आ गए हैं, एक ड्राइंग रूम में, एक बेडरूम में। तो कितने हो गए साहब, समझे कि नहीं समझे। तो इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ठीक है। तो 1000 से ज्यादा एलईडीज इनफैक्ट हमने खाली सोसाइटी में लगा के रखे हैं। उसके बाद वॉचमैन की कैबिन में अलग, फिर आपका सीसीटीवी का अलग, और फिर प्रेसिडेंट जो भिड़े है हमारी सोसाइटी का उसके कैबिन के अंदर अलग से लगाया है। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में आप देखोगे तो और 5-10 एलईडी आपके बढ़ जाएंगे। कहने की बात यह है मेरी कि अमेरिका के अंदर इनफैक्ट जो डिमांड क्रिएट करने वाला वर्ग था वो था मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की जब हम लोग बात करेंगे
तो उनके अंदर पीजेंट्स आया करते थे। अब देखो, मैं पीजेंट्स को अमेरिका के मिडिल क्लास में डाल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका के जो किसान हैं काफी सुखी किसान थे, हमारे किसान के जैसे नहीं थे, ठीक है। हमारे किसान बेचारे लोअर मिडिल क्लास में नहीं आते, पर अमेरिका की पीजेंट कम्युनिटी काफी बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, बिग बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। और दूसरे अगर आप देखोगे तो वो थे आपके अर्बन क्लास, जो अर्बन पीपल है, जो इनफैक्ट वर्कर्स हुआ करते थे, सर्विसेज इंडस्ट्री में हुआ करते थे, मैं कहूंगा कि स्मॉल बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये वो लोग थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर में जो लोग जुड़े थे, इनको वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत फायदा होता है। अब क्यों फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन जब हो रहा था तो उस टाइम पे दो चीज की जरूरत थी, एक तो फूड क्रॉप्स की और दूसरे कैश क्रॉप्स की। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब कैश क्रॉप्स में क्या चाहिए आपको, कॉटन चाहिए, समझे कि नहीं समझे। अमेरिका उस टाइम पे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन हुआ करता था। फूड क्रॉप्स के अंदर इनका सप्लाई काफी अच्छा था, और इसके कारण क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हमको देखने को मिला कि अमेरिका के जो फार्मर्स थे, उनको सरकार के द्वारा बोला गया कि जो भी बनाना है बनाओ, तुमको जो उगाना है उगाओ साहब, हम खरीद लेंगे आपसे। होता यह है कि अचानक से ही जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो आपके जो फार्मर्स थे उनके सप्लाई तो बहुत बढ़ गए, पर उनकी डिमांड नहीं आई। क्यों डिमांड नहीं आई, तो इनके साथ भी यही होगा, समझ में आया कि नहीं आया। एक्सटर्नल डिमांड खत्म हो गई, इंटरनल डिमांड कितनी होगी साहब, आप खा खा के कितना खाना खाओगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो वी सी कि इनकी जो डिमांड क्रिएशन है, ये लोग जो डिमांड, इनकी जो प्रोडक्शन हो रही थी चीजों की, वो प्रोडक्शन की डिमांड अब कम हो रही है फार्मर्स के अंदर, इनफैक्ट ये सिचुएशन में हो जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी फाइंड कि जब आपका सप्लाई अच्छा है किसानों का, पर डिमांड नहीं है, तो प्राइसेस को भी फटका पड़ेगा। और सरकार ने उस टाइम पे एमएसपी नहीं दिया था किसानों को नहीं कहा था कि हम लोग आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दे जाएंगे, और उसके कारण अमेरिका के जो फार्मर्स थे वो बहुत बड़े प्राइस लॉस के अंदर आ जाते हैं। अब आप समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये सिचुएशन में उनके पास एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, डिमांड कुछ हुआ ही नहीं। आपने देखा होगा एट टाइम्स, ये गुजरात के अंदर अभी एक 6 महीने पहले हुआ था, एक साल पहले, कि यहाँ पे आलू है ना, आलू अपना पोटैटो जो है, वो पोटैटो के नॉर्थ गुजरात के अंदर पीजेंट्स थे, उन्होंने ना रास्ते में लाके आलू डाल दिए। क्यों डाल दिए साहब, क्योंकि वो पेप्सिको, आपने ये कंपनी देखी होगी पेप्सिको, लेज जो बनाती है आपकी, जो है ना, ये क्या कहती है, आप 10 रुपए की हवा लेते हो तो 4-5 चिप्स फ्री में दे देता है, ठीक है आपको। तो वो 10 रुपए की हवा का जो पैकेट है, उसमें 4-5 चिप्स आती है, उसमें आलू यहाँ से लेता है या पंजाब से वो प्रोकर करता है। एंड वी फाइंड वो 10 रुपए की हवा का पैकेट आता है ना, उसमें आलू फ्री, चिप्स तो फ्री में होती है आपके लिए, है ना। तो लेट मी कम बैक। तो व्हाट हैपेंड कि इनफैक्ट लेज ने, ये जो पेप्सिको कंपनी है, इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया था। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों ने सब जगह पे आलू उगा दिए। इतने आलू हो गए, कंपनी ने आलू खरीद लिया, अब किसानों के पास एक्सेस आलू है। अब आलू की डिमांड नहीं है साहब, आलू की डिमांड नहीं है, तो कितना आप समझिए कि 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो के ऊपर वो लोग बेच रहे थे, और फिर रास्ते में फेंक दिए। उन्होंने कहा कि हमको करना ही है साहब, ठीक है कुछ। तो ये सब सिचुएशन में वीसी हमको क्या देखने को मिला, कि जो आज की तारीख में भी ये होता है एट टाइम्स, ये आज की तारीख में भी, फिर गवर्नमेंट इंटरफियर करती है और फिर उनके खरीदती है बफर स्टॉक और ये सब। तो अब तो क्या है कि गवर्नमेंट मदद कर देती है किसानों को, पहले ये नहीं हुआ करता था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे किसान थे, उनको फटका पड़ गया, और ये बड़े लार्ज फार्मर्स थे। अब लार्ज फार्मर्स के पास जब पैसा आया था ना, तो ये लोग भी इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर उस टाइम पे स्पेकुलेट करते थे, इन्होंने भी शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा रोका था। अब देखिए क्या हो रहा है, उनकी कंडीशन क्या हो गई, वो फार्मिंग के अंदर टूट गए, टूटे कि नहीं टूटे, अरे भाई साहब फार्मिंग में तो टूटे हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा रखा था, वहां पे भी टूट गए, गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट वी फाइंड कि ये यहाँ के भी नहीं रहे, वहां के भी नहीं रहे। अब जब एक किसान है, से फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर पीटर। मिस्टर पीटर डज नॉट हैव द मनी इन द फार्म, नाइदर ही हैज द मनी दैट ही हैज इन्वेस्टेड, नाइदर ही हैज द मनी इन द बैंक, क्योंकि उसने जो बैंक के अंदर पैसे रखे थे, वो बैंक भी बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि बैंक ने ये पैसे कोई कंपनी के अंदर लगाए थे। ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना। आज इनफैक्ट आप बैंकों के अंदर पैसा सेव करके रखे हो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कल उठ के बैंक फेल हो जाएगी तो क्या होगा साहब, ठीक है, आप लाइन में खड़े रहोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे साहब। तो किसान की हालत क्या होगी साहब, वो बैंक में भी नहीं जा पाया, वो खेत की पैदाइश भी नहीं बेच पाया, वो इनफैक्ट स्पेकुलेशन के अंदर थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया था, वहां पे भी उड़ गया। तो आपका जो डिमांड क्रिएट करने वाला जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास की हालत क्या हो गई, समझ में आया कि नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। सो वी फाइंड मिडिल क्लास के अंदर जो बड़े बड़े पीजेंट्स हुआ करते थे, जो फूड को सप्लाई कर रहे थे, उनकी हालत टाइट हो जाती है, और फूड है ना सड़ जाता है, समझे कि नहीं समझे। सो देयर वाज रॉटनिंग ऑफ फूड। अब क्या हो रहा है, फूड जब रॉटन होगा तो इसका सप्लाई डाउन होगा, और इसका सप्लाई डाउन होगा तो क्या होगा साहब, और भी स्पाइरल इफेक्ट क्रिएट करेगा इन द फेमाइन कंडीशंस। तो अमेरिका के कुछ कुछ प्रदेश के अंदर क्या हो रहा था समझ में है, फेमाइन हो गया। कुछ कुछ जगह पे इतनी बड़ी खराब कंडीशन आ गई, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। कुछ रीजन्स अमेरिका के ऐसे हुआ करते थे जहां पे एक्सट्रेस, इनफैक्ट आपका जो फार्मिंग का प्रोड्यूस है, जो फूड क्रॉप्स है, वो सड़ रहे थे आपके खेतों के अंदर बैठ के, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी जब गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है, तो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बीच में एक बहुत बड़ी फूड क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, समझे आप लोग। क्यों, क्योंकि इनके जो पास जो अनाज था वो वहां पे पहुंच नहीं पाया, उनको प्राइसेस नहीं मिल रहे थे, वहां पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस, ये सब के सब बेकार हो गए थे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दूसरा हालत था आपका मिडिल क्लास का। देखो ये मिडिल क्लास क्या था, इनका ऐसा था कि हम लोग बैंक से थोड़ा बहुत लोन लेंगे, बैंक से लोन लेने के बाद अपना एक घर बनाएंगे,
एक अच्छी सी कंपनी के अंदर जॉब करेंगे, क्योंकि अमेरिका इनफैक्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी था, तो गवर्नमेंट जॉब का वो चार्म नहीं था। एक्चुअली आप प्राइवेट कंपनी, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, उसमें गवर्नमेंट जॉब का कोई चार्म होता ही नहीं है। वो खाली इंडिया जैसी फ्यूडल इकोनॉमी के अंदर ही पॉसिबल है कि कोई सरकारी जॉब ने कोई पास कर दी तो अचानक से ही इनफैक्ट समाज उसको है ना हायर देन, वो है ना कि ब्रह्म रूप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये इंडिया की सामंतवाद की एक बहुत बड़ी निशानी है, जहां पे एक सरकारी नौकरी पाने के बाद इंसान को क्या से क्या बोल दिया जाता है। ठीक है, आज रिजल्ट आया तो आज इनफैक्ट फिर से चर्चा चल गई कि लोग अचानक से ही इनफैक्ट क्या स्टार बन गए, ये हो गया वो हो गया। सच्चाई ये है कि अब यहां से उनका जीवन शुरू होगा, और अब ये लोग किस प्रकार से कॉमन मैन की लाइफ के अंदर चेंज करते हैं, किस प्रकार के चेंजेस को इंप्लीमेंट कराते हैं, तब जाके इनफैक्ट हम लोग कहेंगे कि भाई नहीं देखिए चलो ये लोग ने अच्छा काम किया है। बाकी तो हर साल 1900-800 लोग इनफैक्ट पास होते हैं, उनका 2-4 दिन तक या 2-4 महीने तक फोटो आएगा, बट उसके बाद क्या चलता है समझ में नहीं आता साहब। ठीक है, इंडिया क्यों आर्यभट्ट पैदा नहीं कर पाया, इंडिया क्यों इनफैक्ट नोबेल लॉरेट्स को पैदा नहीं कर पाया, इंडिया क्यों अच्छे अच्छे रिसर्चर्स को पैदा नहीं कर पाया, इंडिया क्यों बिग फोर कंपनीज के अंदर सीईओ पैदा कर पाया पर बिग फोर कंपनीज के फाउंडर्स को पैदा नहीं कर पाया। उसके पीछे की कहानी यह है कि हमारा जो सामंती विचारधारा है वो हमको रोकता है, और ये सामंती विचारधारा के अंतर्गत हमारी जो समाज व्यवस्था है वो उसके पीछे उतनी ही दोषी है, क्योंकि वो लिबरलाइज नहीं होने देती है सिस्टम के अगेंस्ट जाने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब धीरे धीरे एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, होपफुली जो नई जनरेशन आएगी उनको कंपलसरी इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ और करने के बाद भी जीवन में अपना आजीवन आगे बढ़ा सकते हैं। लेट अस बी होपफुल। ठीक है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो एनईपी आया है, वो कुछ शायद इनफैक्ट परिस्थिति को बदल दे। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अब आप समझिए कि अमेरिका के अंदर शासन व्यवस्था क्या हुआ करती थी। इनफैक्ट लोगों ने घर लिया था, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब लेके बैठे थे, और इनफैक्ट इनका टारगेट ये था कि 2-4 पैसे सेव हो जाए तो हम लोग बैंक के अंदर सेविंग्स भी कर देंगे और साथों साथ थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट भी कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समझो कि इनकी हालत क्या हो जाती है। स्टॉक मार्केट डाउन गया, गया कि नहीं गया, इनकी हालत टाइट हो गई। इनफैक्ट बैंकों के अंदर सेविंग किया था, इनकी हालत टाइट हो गई। जो कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, क्योंकि वो कंपनी ही स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी, इनकी हालत टाइट हो गई। ये सब के सब क्या हो जाता है साहब, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली डाउन जाती है। आपकी इनकम डाउन जाती है तो आप डिमांड नहीं क्रिएट कर पाओगे। आपने जब डिमांड नहीं क्रिएट की तो उसका कारण क्या होगा, प्राइसेस अर्थव्यवस्था के अंदर ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। जब प्राइसेस डाउन जाएगी तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्रेशन की तरफ अर्थव्यवस्था को लेके जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? सो वी सी कि देयर वाज अ मल्टीपल क्लास ऑफ मिडिल क्लास जो आपकी डिमांड क्रिएट कर रहा था, जो इनफैक्ट अर्थव्यवस्था को चला रहा था, ये बिगेस्ट लूजर्स के रूप में पहचाने गए। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जॉब करने वाले लोग थे। ये लोग इनफैक्ट बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और इनकी डिमांड क्रिएशन कैपेसिटी जो थी वो टूटती है। एक मिडिल क्लास इंसान जब बैंकरप्ट होता है तो वो नहीं नहीं करके भी ये 10-15 लोगों को और बैंकरप्ट कर देता है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आपकी जॉब के ऊपर आपका घर चलता है, आपकी जॉब के ऊपर आपके बच्चों की पढ़ाई चलती है। जब आप जॉब नहीं कर पाओगे तो आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपकी जॉब के ऊपर आपके घर के अंदर आने वाली जो मेड है, काम वाले है, या इनफैक्ट जो सर्वेंट है, उनको भी इनफैक्ट आप सैलरी दे रहे हो, उनको भी अपना जीवन चला रहे हो। छोटी 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 आप न्यूज़पेपर से खुद खरीद रहे हो, आप दुकानदार से खुद खरीद रहे हो। वो छोटी 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 डिमांड है ना, पूरी इकोनॉमी को जीवित रखती है साहब, है ना? तो ये क्या हुआ कि जब इनफैक्ट आप एक मिडिल क्लास इंसान जो 15-20 लोगों का घर चला रहा था इनडायरेक्टली, वो साइक्लिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा। और जब साइक्लिकल इफेक्ट क्रिएट होती है तो वी फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के जो दूसरे सेक्टर्स थे वो भी टूट गए। और ये टूटने के कारण जब आपका डिमांड इनफैक्ट डाउन गया, सप्लाई नॉर्मल रहा, प्राइसेस डाउन गए, लॉन्ग टाइम तक ये चलता रहा, तो फाइनली डिप्रेशन की तरफ आप चले जाते हो। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसी को ही ग्रेट डिप्रेशन के रूप में पहचाना गया। 1929 के अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था। ये पिक्चर चालू रहता है बाय द ईयर 1932। 3 साल तक आते आते अमेरिका के अंदर करीबन 1.5 करोड़ के आसपास तो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयड लोगों का आंकड़ा था। इससे भी ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन दिस, क्योंकि ये तो खाली सरकारी आंकड़ा हमको समझ में आता है। और यहाँ पे सरकार इतनी खराब कंडीशन में फंस चुकी थी, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। समझे कि नहीं समझे साहब, है ना? तो शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेशन से, जहां कुछ कंपनीज फेल हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी औकात के बाहर एक्सपांशन कर दिया था। औकात के बाहर कभी भी एक्सपांशन मत करना, ये आपकी लिबरल इकोनॉमी की बहुत बड़ी इनफैक्ट ड्रॉबैक है। जब लोग इनफैक्ट है ना इतना एक्सपांड कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। इंडिया के जो बिजनेसमैन है काफी हॉकिश होते हैं। आप देखिए हॉकिश समझ में आता है, वो है ना हॉकिश होते हैं। आप देखिए हॉकिश समझ में आता है, वो है ना थोड़ा समझ समझ के चलता है। और इसके लिए आप समझिए कि इंडिया की कंपनी जो है
वो बैंक्रप्सी के अंदर आपको ज्यादा नहीं दिखेगी। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इंडियंस चलाते हैं आज की तारीख में। क्यों इंडियंस को ट्रस्ट किया जाता है? व्हाई द इंडियन सीईओज आर ट्रस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको पता है कि ये बंदा है ना मिडिल क्लास से आया हुआ है, ये मिडिल क्लास से आया है, इसके बाप ने लोन लेके इनफैक्ट इसको आईआईटी में पढ़ाया था, वहां से अपना घर बेच के इसको अमेरिका की टिकट दिलवाई थी, तब जाके अमेरिका के अंदर आया, इसने 15-20 साल होटल में काम किया है, यहाँ काम किया, तब जाके ये कंपनी का सीईओ बना है। तो ये बंदा हमारी कंपनी को डुबाएगा नहीं, ऐसे डिसीजंस नहीं लेगा जो ओवर एक्सट्रीम या ओवर एम्बिशियस हो। वो धीरे धीरे चलेगा और ग्रेजुअली वो ग्रोथ कराएगा। इसके लिए आप देखेगा कि अमेरिका के जो ट्रेडिशनल जो मार्केट इकोनॉमी के चलाने वाले लोग थे साहब, वो लोग इनफैक्ट वो गेज नहीं कर पाए कि हमको कहां तक एक्सपांड करना चाहिए, हमको वर्ल्ड वॉर के बाद रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। तो शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश से। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि कुछ कुछ लोग ने बियर के रूप में इनफैक्ट बेचना शुरू किया, उनको न्यूज मिला कि ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई रेगुलेटर नहीं था, रेगुलेटर नहीं होने के कारण फिर ये सब सिचुएशन क्रिएट होती है। कंपनी गई, बैंक गई, इनफैक्ट प्रोडक्शन गया डाउन, चला गया आपका डिमांड, वेजेस लोगों की डाउन चली गई, सैलरी खत्म हो जाती है, बड़ी बड़ी बैंक टूट जाती है, अदर सेक्टर्स चले गए। उस टाइम के अंदर गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था फिक्स करेंसी रिजिम के रूप में, जहां पे यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ इनफैक्ट पैक किया गया था। और जब यूएस डॉलर ही खड्डे में चला जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंट यही मिलेगी कि उस टाइम पे यूएस ने इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज को, ब्रिटेन वुड्स तो बेटा 1945 के अंदर है, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की बात कर रहा हूँ। उस दौरान हमको देखने को मिला ब्रिटेन, जर्मनी जैसे इनफैक्ट कंट्रीज जो यूरोप के अंदर इनफैक्ट सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम पे, उस दौरान इनको भी फटका पड़ता है। एंड फाइनली हमको क्या देखने को मिला? वी सी कि दिस विल क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन यूरोप एज वेल, दिस विल क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन इंडिया एज वेल। इनफैक्ट भारत के अंदर भी इसकी इंपैक्ट पड़ती है कि नहीं पड़ती है साहब? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी का ही आउटकम था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट ये मिलेगा साहब, क्योंकि अमेरिका और सब जगह पे इनफैक्ट जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका इंपैक्ट ब्रिटेन में पड़ा, ब्रिटेन में इंपैक्ट पड़ा तो इंडिया में पड़ेगा। ब्रिटेन की अंदर कंडीशन खराब हो गई तो ब्रिटेन किससे वसूल करेगा? ब्रिटेन विल बी वसूलिंग दिस मनी फ्रॉम द इंडियन पीपल, गेटिंग अ पॉइंट। तो अमेरिका के अंदर 300-400 से ज्यादा बैंक डूब गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस डूब गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डूब गए, और इस तरह से ये ग्रेट डिप्रेशन के रूप में इसको जन्म दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ग्रेट डिप्रेशन क्या है वो समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो इतना पॉइंट आप समझे, कास्केडिंग इफेक्ट है, कंसेप्चुअल समझना है, इसके अंदर फैक्चुअल नहीं जाना कि कौन सी कंपनी का दिवालिया कब निकल गया था। वो आपको अमेरिका की कोई एग्जाम देनी होगी तो आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग को अमेरिका की कोई एग्जाम देनी नहीं, हमको इंडिया की एग्जाम देनी है। तो कंसेप्चुअल समझना है कि ये क्यों हुआ था, इसके पीछे प्योर इकोनॉमिक्स है, दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैपिटलिज्म की जो फिलॉसफी है वो इसके पीछे जिम्मेदार है। तो कल मुझे एक दिन किसी ने, स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या वर्ल्ड वॉर 1 को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज दी ग्रेट डिप्रेशन रीजन? तो मैं कहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 तो एक फैक्टर था, अमेरिका की खुद की आदत थी जो उसको डुबाती है ना। तो कभी कभी आदमी क्या होता है कि खुद को समझ नहीं पाता है तो उसको डुबा देता है। अमेरिका भी एक एक सिस्टम के रूप में देखोगे तो उसने अपनी अपनी आदतों से मजबूर था, है ना। क्या करूं वो लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर साहब, है ना। तो तुमको आदतें सुधारनी पड़ती है। यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड कि जहां पे आप हर एक चीज इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के रूप में करते जाओगे और अपनी ग्रीड और अपनी जो प्रॉफिट की जो हंगर है उसको फुलफिल कराने के लिए पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ, तो पूरी सिस्टम को डुबा दे बैठे, समझे आप लोग। ठीक है, तो ये जरूरी था और अमेरिका के अंदर होना ही था। और जब ये चीज हुई 1927 के आसपास, ये 1929 में, तो यूएसएसआर सबसे ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बोल्शेविक क्रांति के दौरान उसकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1921 की लाई हुई, वो काफी सक्सेसफुल उस टाइम पे रहती है। और देखो यूएसएसआर पूरी वर्ल्ड को कहता है कि हम तो कह ही रहे थे बेटा कि तुम इनफैक्ट डूबने वाले हो, हम तो कह ही रहे थे कि हर एक चीज सोशलिज्म के रूप में चली जानी चाहिए, हर एक चीज को नेशनलाइज करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अमेरिका की सिस्टम बहुत खराब हो गई। अमेरिका के अंदर भी सोशलिज्म जो है, ये सोशलिज्म पॉपुलर भी होता है। बहुत लोग कह रहे थे साहब कि देखिए कि अब ये अमेरिका के अंदर भी हमारी विचारधारा चलेगी। अब देखिए अमेरिका के अंदर ये घटना हुई, हर्बर्ट हूवर 1932 तक आते आते चुनाव हार जाते हैं, और हूवर हार जाते हैं। उसके बाद हूवर के सामने उस टाइम पे इनफैक्ट अमेरिका को फिर से रिकवर कराने के लिए एक जेंटलमैन आते हैं जिनका नाम है एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनफैक्ट वन ऑफ द ओनली प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पर चार चार बार प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के अंदर। आज की तारीख में आपको 2 बार का नियम मिलेगा, वो 1947 के अंदर आया है, आफ्टर द 1947 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अमेरिका। उसके बाद 2 बार का नियम है, तो एनी प्रेसिडेंट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 टर्म्स। हूवर वाज द ओनली प्रेसिडेंट एज फार एज आई रिमेंबर, बाकी किसी का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इनफैक्ट काफी सालों पहले मैंने इनका पढ़ा था। बट इनफैक्ट ये 4 बार कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट बने, इतने पॉपुलर थे। अब क्यों थे पॉपुलर? तो उसके पीछे की कहानी क्या है साहब? ग्रेट डिप्रेशन में ही अमेरिका के अंदर चुनाव हुए, एंड बिकॉज जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन में चुनाव होते हैं, when the elections will take place in America, तो वी सी कि ये हबर्ट हूवर जो है वो अमेरिकन को कहते हैं कि देखो मैं तुमको एक रास्ता दिखाता हूं, मैं आपको एक नई डील देता हूं, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए 1.5 से 2 करोड़ लोग इनफैक्ट अमेरिका के अंदर बेरोजगार है, आर्थिक रूप से मंदी छाई हुई है, समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो उसका कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, वो इकोनॉमी के ऊपर ही था। और उसने कहा कि मैं आपको एक नया प्लान दूंगा, समझे कि नहीं समझे। और ये प्लान के तहत उसने 3R की फिलॉसफी को यूज किया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट
पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ये 2013 की मेंस का अंदर क्वेश्चन है, आप कमेंट के अंदर मैंने अभी डाला है। 2013 की मेंस के अंदर ये पूछा था, 10 मार्क के लिए पूछा गया था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसको मेनली पूछा जाना चाहिए इकोनॉमी साइड से, पर एज यूजुअल यूपीएससी हिस्ट्री के अंदर भी पूछ ही सकता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है ना। अब देखिए कि इसने 3 आर का फिलॉसफी दिया था, याद रखेगा। ठीक है, ये 3 आर की फिलॉसफी है। ये 3 आर में याद रखेगा, पहला है रिलीफ, दूसरा है रिकवरी और तीसरा है रिफॉर्म। एक्चुअली एफडीआर जो था, एफडीआर उस टाइम पे ना कंफ्यूज स्टेट में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या और मैं किस तरह से आगे चलूं। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट था जो उसको कह रहा है कि अगर हमको ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आना है, अगर हमको ग्रेट डिप्रेशन से आना है, तो हमको बैंक्स के थ्रू आना पड़ेगा। और बैंक्स के थ्रू कैसे आएंगे? हम लोग बैंक्स को बोलेंगे कि ये प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को पैसे दे, और कॉर्पोरेशंस को पैसे देने के बाद उनको रिवाइव किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉब्लम ये था कि बैंक खुद खड्डे में चली गई थी, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद दूसरा ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट उसको ये सजेस्ट करता है कि सर एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत नोट पब्लिश करते हैं करेंसी के रूप में, और फिर सर्कुलेशन में ला देते हैं डायरेक्टली वाया द बैंकिंग चैनल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो एक ये छात्र जो कहता है कि हम लोग बैंकिंग चैनल के द्वारा लोगों को पैसा डाल देंगे, डायरेक्टली खाते के अंदर जमा कर देंगे, खाते के अंदर पैसा जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएशन हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इनफैक्ट मेरे खाते में पैसे जमा हो गए, मेरे खाते में पैसे जमा हो गए, मैं जाऊंगा कोई दुकान के अंदर बाटली लूंगा और बाटली की डिमांड क्रिएट कर दूंगा, बाटली की डिमांड करूंगा, इसके कारण दुकानदार को भी फायदा होगा, दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एक छोटू को रखेगा, छोटू को सैलरी आएगी। अब उसके बाद मेरे ऐसे एक दो बंदे के खाते में और पैसा आया, किसी ने बाटली की डिमांड की, किसी ने चखने की डिमांड की, तो चखने की दुकान भी चालू, चखना समझ में आता है जो साथ में फसान बसान खाता है ना लोग। ठीक है, सो वी फाइंड कि आपका जो चखना है, बाटली है, उन सबका विकास होने की शुरुआत हो जाएगी। अब बाटली की इंडस्ट्री बनी, पैकेजिंग इंडस्ट्री को फायदा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को फायदा, चखने की इंडस्ट्री बनी तो उसमें जो वेफर का पैकेट है उसको फायदा, है ना, 10 रुपए की हवा लेते 3-4 चिप्स फ्री में आ जाती है, उसको फायदा। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि एक थियरी ये कही है कि हम लोग नोट्स को प्रिंट करते हैं, बहुत सारी पैसे को प्रिंट करेंगे और डायरेक्टली लोगों के बैंकिंग चैनल के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद इनफैक्ट एफडीआर कंफ्यूज था, उस टाइम पे उसको एक लव लेटर भेजा जाता है। अब लव लेटर किसने भेजा था? लव लेटर भेजा था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स जो उस टाइम के अंदर यूरोप के अंदर जो आपकी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे चेयर के अंदर बैठा हुआ करता था। जॉन मोनार्ड केन्स वाज वन सच पर्सन जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद कर रहे थे टू रिवाइव द ब्रिटिश इकोनॉमी। तो जॉन मेनार्ड केन्स अ लेटर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम, ही रोट अ लेटर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसने इनफैक्ट अपने लेटर के अंदर अपना एक प्लान दिया। ये प्लान की जो कॉपी है, इसकी एक कॉपी थी, सीसी करते हैं ना उस टाइम पे, कार्बन कॉपी लगते थे, तो पहले के टाइम के अंदर आपका ईमेल का सीसी नहीं हुआ करता था, तो आप कोई भी चीज जब लिखोगे तो नीचे कार्बन की कॉपी रखनी पड़ती थी, सो दैट उसकी छाप नीचे के पेपर के ऊपर आ जाए। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या किया साहब, कार्बन पेपर रखा, एक प्लान ब्रिटिश सरकार को दिया, और उसकी सीसी कॉपी है वो किसको दे दी? एफडीआर को दे दी। और एफडीआर को कहा कि भाई ये सब ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो, मैं तुमको एक रास्ता दिखाता हूं, और मैं तुमको कहूंगा कि अगर तुमको आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो आपको एक ही रास्ता करना है, वो है डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और डिमांड कैसे क्रिएट करोगे? तो इमीडिएटली आपको इनफैक्ट जो जो लोग विक्टिम्स है, जिनको इसका फटका पड़ा है, उसको रिलीफ देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर बहुत ही क्लियर कट टारगेट ये है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, जो जो बैंक्स के पास पैसा नहीं है उनको नेशनलाइज करना पड़ेगा, जो जो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है उनको लोन देनी पड़ेगी, जो जो कॉमन मैन जिसके पास पैसा नहीं है वो कॉमन मैन को जॉब देनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको सैलरी के द्वारा फाइनली उसकी डिमांड क्रिएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक कमांड ड्रिवन इकोनॉमी के द्वारा, इनफैक्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो पुराना आपके एडम स्मिथ का जो विचार था उसको तोड़ते हुए लोगों को समझाया कि साहब एडम स्मिथ का जमाना अलग था, जब एडम स्मिथ कहता है कि चौकीदार बन के सरकार को रहना चाहिए, जॉन मेनार्ड केन्स कहता है कि भाई चौकीदार तो बनना चाहिए, सोसाइटी का वॉचमैन के साथ साथ उसको भीड़े भी बनना पड़ेगा, जरूर पड़े तो बबीता जी का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, सो वी फाइंड कि जॉन मेनार्ड केन्स एक ऐसी कंडीशंस में बात करता है जो कहता है कि हमको पूरी तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे करोगे? उसके लिए उसने इनफैक्ट अपनी 3 आर, और उसी के आधार के ऊपर आपके जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो आगे चलते हैं। अब देखो क्या क्या चीजों की बात की गई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, जॉन मेनार्ड केन्स ने उस टाइम पे अपना एक पैम्पलेट पब्लिश किया था, द मीन्स टू प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीन्स टू प्रॉस्पेरिटी के अंदर अपना बिजनेस प्लान की एक जो कॉपी है एफडीआर को लिख के भेजता है, और उसने इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो न्यू डील की पॉलिसी है उसी के साथ लिंकअप कर दी। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा कि पहले हम लोग को रिलीफ देना है। रिलीफ का मतलब क्या है? जैसे आज की तारीख में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये 3 आर ही होता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है साहब? ठीक है, रिलीफ नहीं, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिटेशन। आज आपने 3 आर पढ़ा होगा तो आता है रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिटेशन। ठीक है, ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का 3 आर है ना। तो उसी तौर के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। अब देखिए पहला है रिलीफ देना। रिलीफ का मतलब क्या है कि इमीडिएट क्या करना है। अमेरिका के अंदर जो लोग भूखे हैं, जिनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको इमीडिएट रिलीफ दे दो। अब इमीडिएट रिलीफ
रिलीफ के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग चैनल को एक्टिवेट करना जरूरी है, और बैंकिंग चैनल अगर प्राइवेट होती है तो उसको रिवाइव करना पड़ेगा, सरकार को इंटरफियर करके अपनी जो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है उसके द्वारा उनके अंदर पैसे इंजेक्ट करना पड़ेंगे। उसके बाद रिकवरी करेंगे, धीरे 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 हम लोग डिप्रेशन का जो ग्रोथ है उसको आगे जाएंगे, एंड फाइनली पूरी तरह से इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे, ऐसा नहीं कि जो पुरानी सिस्टम है उसी के द्वारा चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इन दिस सिचुएशन वी फाइंड जॉन मेनार्ड केन्स ने बहुत ही क्लियर कट आइडेंटिटी के साथ बताया कि आपको पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक स्पेंडिंग जैसे बढ़ाओगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। उसने ब्रिटिश सरकार को कॉपी भेजी थी, वही कॉपी उसने किसको भेजी, इनफैक्ट एफडीआर को भेज दी। एफडीआर को कहा कि देखिए मेरे पास जो प्लान है, अरे भाई साहब ठीक है डायलॉग थोड़ा कॉपी पेस्ट हो गया, चलिए, तो मेरे पास जो प्लान है वो प्लान के तहत मैं डिमांड क्रिएशन कराऊंगा, मैं अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको फोकस कराऊंगा, इमीडिएट रिफॉर्म्स में बैंकिंग और स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्टॉक मार्केट क्यों? क्योंकि ये खड्डे में चला गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और इस तरह से जॉन मेनार्ड कीन्स ने इनफैक्ट आपकी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जो पॉलिसी भेजी, इसी के आधार के ऊपर इमीडिएटली अमेरिका की जो सरकार है उसने बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कमांड इकोनॉमी का नारा देते हुए फाइनली इनफैक्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। फार्मर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रिपल ए, एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेरा नाम की बॉडी बनाई गई जो इनफैक्ट फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन है, नाम ही है रिलीफ के लिए। एनआरए बनाया जाता है, नेशनल रिकवरी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो काम करेगा मूलभूत रूप से अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और इनफैक्ट अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाएगा, जॉब्स कैसे करनी पड़ेगी, इसके लिए पब्लिक वर्क एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है। बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े मोटरवेज, पावर प्लांट्स, इंक्लूडिंग आपके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक द डैम्स, लाइक द रिवर वैली कॉर्पोरेशंस, ये सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया। लोगों को समझाया गया कि कैसे आपको इनफैक्ट इकोनॉमी को चलाना है। गवर्नमेंट खुद इनफैक्ट अपने डैम्स, हाईवेज और रोडवेज बनाने के लिए पीएसयूज का निर्माण करती है। और इस तरह से हमको देखने को मिला कि जॉन मेनार्ड केन्स के बताए हुए रास्ते के ऊपर इनफैक्ट जब अमेरिका की सरकार चलेगी तो 1936 तक आते आते यही अमेरिका के अंदर फिर से इनफैक्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़के आए, वो जीत जाते हैं। 1940 के अंदर भी इनफैक्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव लड़के आते हैं, फिर जीत जाते हैं। 1944 में भी वो चुनाव लड़के आते हैं और जीत जाते हैं। उससे समझ में आता है कि जॉन मेनार्ड केन्स क्यों कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन मस्ट है। जॉन मेनार्ड केन्स क्यों कहता है कि inequalities in the society will create a detrimental effect on the economic system, and this will ultimately do a spiral downward effect on the economy, and this is one of the reasons we should reduce the inequalities, and finally the demand creator is always the middle class। उनको जॉब दो, इनको सिक्योरिटी दो, उनको एक रास्ता दिखाओ, सो दैट वो जब तक डिमांड करेगी आपकी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। और इसी के कारण जब 2008 के अंदर भी इनफैक्ट फिर से ग्लोबल क्राइसिस होता है तो इंडिया के अंदर वही जॉन मेनार्ड केन्स की विचारधारा के चलने के ऊपर एक प्रधानमंत्री भारत को सदनसीब हुए जिन्होंने कहा कि आई बिलोंग टू द कीनेजियन स्कूल ऑफ थॉट, आई विल मेक श्योर दैट द डिमांड ऑफ द इंडियन पीपल शुड नॉट बी गो डाउन, आई विल इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, आई विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन नरेगा, आई विल इंक्रीज द roadmap of India, I will make sure that the infrastructure which is created by the government, and irrespective of the global meltdown that took place in the 2008 years, India had a good accelerated growth of 8 to 10%, that was all because of the Keynesian school of thought that was followed by श्री मनमोहन सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? तो हार्डवर्क और हार्डवर्क में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो फिर से जॉन मेनार्ड केन्स ने दुनिया को दिखाया। और इनफैक्ट उसी विचारधारा के ऊपर चलते हुए जब एमएमएस डिसाइड करता है कि मैं अब पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाऊंगा, मैं नरेगा के अंदर स्पेंडिंग बढ़ाऊंगा, मैं जॉब क्रिएट करूंगा, भले लोगों को खड्डे खुदवाने पड़ेंगे, खड्डे खुदवाऊंगा, पर उनकी डिमांड क्रिएशन को ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन डिमांड क्रिएशन ड्रॉप हो गई एक ऐसी विशियस साइकिल के अंदर हमको लेके जाएगा तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिलता है कि कीन्स अमेरिका की सरकार को भी यही कहेगा कि सुबह खड्डे खुदवाओ, शाम को $1 दो, $1 देने के बाद वो बंदा जब ब्रेड की दुकान में ब्रेड लेने जाएगा तो ब्रेड की इकोनॉमी रिवाइव होगी, ब्रेड के साथ अंडा भी खाएगा तो ऑमलेट की इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। ऑमलेट का बादशाह बजाज, ब्रेड का बादशाह बजाज, हमारा बजाज। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिचुएशन है साहब, ये सिचुएशन के अंदर हमको देखने को मिलता है कि पूरी एक साइकिल चलती है, ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो आप इनफैक्ट आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर जो मंदी की बात हो रही है, ये मंदी के अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको डिमांड क्रिएशन ड्रॉप नहीं करना है। 2020 के अंदर जब कोरोना क्राइसिस आया तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने अपने नागरिकों के खाते के अंदर पैसे डाल दिए। अभी मैं किसी के साथ बात कर रहा था, अभी वहां $1200 डाला है। समझ में आ रहा है? $1200। ठीक है, $1200 एक महीने का आ रहा है उनको आज की तारीख में। तो वो ऐसा चिल मार रहा है, बोले ये इतना तो मेरे को नौकरी में भी नहीं मिलता था, मैं मोटल में जॉब करने जाता था, कैश जॉब करने। ठीक है, तो बंदा इतना खुश है, बोले $1200 है। बोले क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, अभी जॉब तो है नहीं, $1200 मिल रहा है, वीकेंड पे जाते हैं, बाटली उठाते हैं, कन्वीनियंस स्टोर से पी के सो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिचुएशन है साहब। अब देखिए, उनके पास एक्सेस मनी है,
उनकी सरकारों के पास एक्सेस मनी है, तो वो लोग आराम से अपने नागरिकों को पैसा दे रहे हैं। मैं अभी यूरोप का देख रहा था, इटली के अंदर वेनिस सिटी के अंदर जो छोटे-छोटे दुकानदार थे, उनको वीकली 100-100 यूरो दिए गए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। इटली के अंदर, इटली है, पेरिस है, ये सब आपके टूरिज्म के ऊपर ही चलते हैं, स्विट्जरलैंड। तो सरकारों ने इनफैक्ट लोगों की डिमांड क्रिएशन कम ना हो, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा मनी अगर सेविंग का नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने सबके खाते में $100, 100 यूरो, 200 यूरो, 300 यूरो डाल दिए। अब पॉपुलेशन कम है तो पॉसिबल है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इनफैक्ट इतनी ज्यादा है तो हर एक इंसान के खाते में तो पैसा जमा नहीं हो पाएगा। अगर पैसा जमा नहीं हो पाता है तो स्टेट को कमांड इकोनॉमी के रूप में काम करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट कमांड इकोनॉमी के रूप में जब काम करेगा तो ही जॉब क्रिएशन के लिए वो एक फैसिलिटीज क्रिएट कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इररिस्पेक्टिव, अगर आप बोल रहे हो कि स्टेट को वॉचमैन के रूप में रहना है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू बी एन एनेबलर रेदर देन अ म्यूट स्पेक्टेटर। समझे कि नहीं समझे? तो कीन्स बहुत ही सही था। कीन्स आज से 70 साल पहले ये चीज बोल रहा है कि आप है ना चुप होकर मत बैठिए, आपको एनेबलिंग सिचुएशन कंटिन्यूअसली पुश करनी पड़ेगी। समझे आप लोग, है ना? तो वो कितना पैसा डाला वो अलग बात है। भारत की सरकार ने, भारत की सरकार अपने औकात के हिसाब से डालेगी। हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां $1200 पर इंडिविजुअल डाल रहा है, 4 लोग का फैमिली में $5000 पर महीने का आ रहा है, बट एटलीस्ट यहाँ पे जो बैर मिनिमम करने की कोशिश की है उसको हमको देखना चाहिए इंडिया के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के हिसाब से। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन में एक चीज हमको समझ में आती है कि अभी भी स्टेट का रोल बहुत जरूरी है, और कैपिटलिज्म का जो मॉडल जो हमेशा कहता रहता है कि फ्री मार्केट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी पिपुड़ी निकल गई है। क्योंकि कोरोना क्राइसिस के बाद अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका के जिसके अंदर इंश्योरेंस नहीं है, उन लोगों को तगड़े तगड़े बिल आ रहे हैं, $5000, $10,000, $15,000, इनफैक्ट है ना $1,00,000 का बिल आ रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। वेरस हमारे यहाँ पे ऐसा तो है, कम से कम सरकारी हॉस्पिटल जिंदा तो है साहब। अब कैसी काम करती है वो एक सेकेंडरी टॉपिक है, वो आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपकी सिचुएशन को हम लोग समझते हैं, और यहाँ से ही आपकी जो यूएसए का जो ग्रेट डिप्रेशन है वो टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन का पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है, और कैसे इनफैक्ट अमेरिका इससे बाहर निकलता है ना? तो 2008 के अंदर भी बैंकिंग सिस्टम का इशू था। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, शायद तक आपको सर ने थोड़ा बहुत बताया होगा, और सर आपको इकोनॉमी के अंदर इसके बारे में ज्यादा डिस्कस कराएंगे। ठीक है सर, सब प्राइम क्राइसिस के बारे में सर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आपको समझाएंगे कि कैसे अमेरिका के अंदर 2008 में मेरे जैसे फटीचर लोगों को लोन दिया और मैं पैसे देने के इनफैक्ट लायक नहीं रहा, तो फिर बैंक उठ गई, मैं भी उठ गया। चलिए ठीक है ना? सब प्राइम वही होता है ना? तो मेरी कहाँ औकात है, मेरा कहाँ सिविल स्कोर होगा साहब, है ना? चलिए ठीक है, अमेरिका दे देता है, इंडिया तो देता ही नहीं। इंडिया की बैंक तो शक्ल देखती है, बोले ये इसको थोड़ी पैसा देगा, चलो चलो, है ना? तो ठीक है, एक थोड़ा प्रिजुडाइज है, उसके कारण लोन्स नहीं मिलता है। चलो चलिए आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द फाइनल टॉपिक इज द जंपिंग टू द वर्ल्ड वॉर्स। और यहाँ से हम लोग वर्ल्ड वॉर्स के टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई, और वर्ल्ड वॉर्स क्यों होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ 1919 टू 1939. इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन वाज आल्सो रिजल्टेंट बिहाइंड द राइज ऑफ नाजिज्म। मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि नाजी पार्टी का जो ग्रोथ हुआ वो इसके कारण ही हुआ क्योंकि वाइमार रिपब्लिक ग्रेट डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो ऑलरेडी एक दो खड्डे में पड़ा था और अमेरिका से एक बम आके गिर गया उनके ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? आपकी ऑलरेडी वाइमार गवर्नमेंट है वो खड्डे में पड़ी है, और अमेरिका के ऊपर इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट जर्मनी के ऊपर हो गया। तो ये सब चीजें इकट्ठी होगी, दिस विल क्रिएट अ डूम इनटू द वर्ल्ड वॉर, है ना? अब देखिए आगे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि वर्ल्ड वॉर्स की तरफ कैसे दुनिया चली गई। तो होपफुली हमने बहुत ही डिटेल वे के अंदर ये पीरियड को डिस्कस किया है, और आपके सिलेबस का सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड वॉर क्यों होता है, व्हाई द वर्ल्ड वॉर विल टेक प्लेस। ये टॉपिक बाकी है, इसको भी वर्ल्ड वॉर के अंदर ही समझा दूंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस के अंदर ही हम लोग समझेंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हो जाती है और किस तरह से वो खड्डे में जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ क्यों चली गई। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत क्यों हुई, इसके अंदर आपको वही 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला, व्हाट इज वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा व्हाई वर्ल्ड वॉर 2, तीसरा आएगा कि व्हाट आर द फेजेस और इवेंट्स इन द वर्ल्ड वॉर 2। इवेंट्स कभी पूछना नहीं है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नहीं उसको। और फाइनली हम लोग को देखने को मिलता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और सिग्निफिकेंस के साथ साथ हमको ये भी समझना है इसका आउटकम क्या रहा है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 3-4 पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर को। देखिए व्हाट इज वर्ल्ड वॉर, तो मैं तो खुद से अगर मुझे व्याख्या कोई पूछता है, मतलब पूछता नहीं है जनरली, और किताब लिखूंगा तो जब समझाऊंगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को अलग अलग इंसिडेंट्स के रूप में ना कंसीडर करना चाहिए। और ये तो क्या बड़ी लड़ाई की थी 4 साल तक, इसके लिए थक गए थे भाई साहब, मैं तो थक गई। तो फिर प्रफुल्ल हंसा को कहा कि बेटा ब्रेक ले लो। ठीक है, तो उसके बाद हंसा ने ब्रेक ले लिया, तो ये 20 साल का ब्रेक हो जाता है। फिर अगेन 1939 से लेके 1944 तक हमको देखने को मिलेगा कि फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था। ये प्रोसेस को ही हमने इन बिटवीन तोड़ के समझने की कोशिश की कि दुनिया कैसे आगे चली इनटू दिस पीरियड। अब आगे समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 क्या है। इसको ग्रेट वॉर के रूप में पहचाना गया है, टोटल वॉर के रूप में पहचाना गया है। 1939 से लेकर 1945 के बीच में होगी। जर्मनी, इटली और जापान, और एक साइड के ऊपर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रशिया आदि इत्यादि कंट्रीज थे,
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1 करोड़ लोग मारे गए थे, इसने कहा कि मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर हूं तो डबल लोगों को तो मार के जाऊंगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, अनऑफिशियल आंकड़ा 5 से ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग का तो हिसाब ही नहीं मिल रहा था कितने लोग जिंदा थे कितने मारे गए, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब सवाल ये था कि वर्ल्ड वॉर क्यों होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर होने के पीछे 2 कारण जिम्मेदार थे। पहला कारण था वो था इमीडिएट रीजंस, और दूसरा कारण हम लोग देखते हैं वो है लॉन्ग टर्म रीजंस। अब जब हम लोग इमीडिएट रीजंस के अंदर समझते हैं तो हमने वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस के पीछे इमीडिएट रीजन जब देखेंगे तो सितंबर 1939 के अंदर हमको देखने को मिला कि हिटलर नाम का जो जर्मनी का चांसलर कम फ्यूरर हुआ करता था, उसने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो उसके बाद रिएक्शन आता है फ्रॉम द ब्रिटेन एंड फ्रांस, और ब्रिटेन और फ्रांस एक ऐसे कंट्री के रूप में आए जिन्होंने रिएक्शन करते हुए हिटलर के सामने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। गेटिंग माय पॉइंट। अब हमने ये प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया था कि क्यों हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, याद आया कि नहीं आया। वह हिटलर अटैक पोलैंड, क्योंकि वो नाजिज्म का पार्ट था। और हमने हिटलर की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पढ़ ली है, हिटलर की डोमेस्टिक पॉलिसी है वो भी पढ़ ली है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बोथ दिस पॉइंट्स, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी एंड द डोमेस्टिक पॉलिसी, क्योंकि हिटलर एज अ चांसलर जब देखते हैं 1933 से लेके 1939 तक, ये 6-7 साल के अंदर हिटलर ने काफी डंका बजाया था। ये सब पॉइंट्स को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर के इनफैक्ट इमीडिएट रीजन के पीछे वर्ल्ड वॉर शुरू होता है वो कितनी हद तक हम लोग उचित करते हैं। तो जनरली अगर हम देखते हैं कि हिटलर ने जब पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, और डेंजिग नाम का पोर्ट जो लीग ऑफ नेशंस के द्वारा किसको दिया गया था, इनफैक्ट पोलैंड को दिया जाता है, और पोलैंड को एक्सेस दिया जाता है समुद्र का, क्योंकि पोलैंड वाज अ लैंडलॉक कंट्री, बट ये पोर्ट जो है ये प्रशिया के अंदर आता था, मतलब जो जर्मनी के अंदर एक रीजन था वो पोलैंड को दे दिया जाएगा। एंड फाइनली वी फाइंड हिटलर इसका बदला लेगा। इसके पहले हिटलर ने ऑलरेडी जेकोस्लोवाकिया के साथ बदला ले लिया है, और जेकोस्लोवाकिया को मर्ज कर दिया था। जेकोस्लोवाकिया से पहले सुडेटन लैंड करके जो जगह हुआ करती थी, जो जर्मन्स रहते थे, विच वाज पार्ट ऑफ द जेकोस्लोवाकिया, उसको भी ले लिया था। ऑस्ट्रिया नाम का प्रदेश है वो भी ले लिया था। राइन वैली वाला रीजन है उसको मिलिटराइज कर दिया था। और सार जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में काफी मिनरल रिच रिसोर्स है उसको भी लेने की कोशिश की थी। तो वो सब सिचुएशन में हमको देखने को मिलता है कि इट वाज जस्ट एन एक्सपांशन ऑफ हिटलर। और ये हिटलर को इनफैक्ट 1939 में जब उसने जर्मनी के ऊपर अटैक किया तो दिस विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इसके पीछे 2 कारण मिलेंगे। एक तो इमीडिएट कारण वो है पोलैंड के ऊपर आक्रमण होना, दूसरा है लॉन्ग टर्म कारण। अब लॉन्ग टर्म क्या थे, तो 1939 से लेके 1919 से लेके 1939 तक का ये जो 20 साल का हमने जो पीरियड देखा है वो इसके पीछे जिम्मेदार था। समझे कि नहीं समझे साहब, है ना, ठीक है। तो हम ऑलरेडी कल के क्लास के अंदर, उसके भी आगे वाले दिन के क्लास के अंदर यही चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दिस मच पॉइंट, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये 20 साल में क्या क्या हुआ था। अब आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला था ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्या ये रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं था, तो हमने देखा था यस इट वॉज रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट हम लोग कहते हैं द सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई ओनली, ठीक है। तो इसके अंदर इनफैक्ट आग लगा दी थी साहब। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। दूसरा था लीग ऑफ नेशन का फेल होना। अब देखिए लीग ऑफ नेशन को थोड़ा बहुत समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्यों आया। इसको मैंने ऑलरेडी 1 घंटा डिस्कस किया, 1-1.5 घंटा, तो आई डोंट फील कि वी आर सपोज टू डिस्कस वन मोर टाइम, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थीमेटिक पढ़ रहे हैं। उसका खासियत ही ये होता है कि हर एक पॉइंट को हम लोग है ना बीच बीच में तोड़ ताड़ के पढ़ रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई तो सबको याद है ना, वर्साई की ट्रीटी को समझना जरूरी नहीं है ना साहब, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साहब, 1.5-2 घंटा पढ़ा हुआ है उसके अंदर, है ना। इसके प्रोविजंस याद रखेगा। आपको जब मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने आंसर भी देख रहा था, तो हिटलर कहा यूपीएससी जब प्रोविजंस पूछता है तो बच्चे क्या होता है कि जो आंसर लिखते हैं उसमें फैक्ट नहीं लिखते हैं। और वर्साई की ट्रीटी को पूछा गया है, उसके फैक्ट नहीं लिखोगे तो हाउ यू विल बी एबल टू सब्सटेंशिएट द आंसर। अगर आपको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना है तो आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। ये फैक्ट उतनी ही जरूरी है जितना आपका पूरा एनालिसिस है साहब, क्योंकि ये फैक्ट से ही आप एनालिसिस करोगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जर्मनी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरी पूरी तरह से तोड़ने की जो साजिश थी, और जहां से जर्मनी मिलिट्री से लेके, जर्मन टेरिटरी से लेके, जर्मनी को इनफैक्ट पैसे देने की बात की जाती है, ऑस्ट्रिया के साथ संघ नहीं बनाने की बात की जाती है, ये सब चीजें इसके पीछे जिम्मेदार हमको मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में हिटलर जो है वो इसके कारण क्या करता है, जिंगोइज्म फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा। और जिंगोइज्म जब फैलती है तो ये पॉपुलर भी होता है, और इसके कारण जर्मन्स ने उसको सपोर्ट किया कि भाई हमारा नेता कैसा हो, एडोल्फ हिटलर जैसा हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि वर्साई की ट्रीटी इसके पीछे जिम्मेदार है। अब देखिए लीग ऑफ नेशंस क्यों जिम्मेदार था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बनता था क्यों, व्हाई द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म। हाँ, आप समझने की कोशिश करो दोस्तों कि लीग ऑफ नेशंस बनाया क्यों गया था साहब। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था टू सॉल्व द इश्यू, टू सॉल्व द इश्यू ऑफ व्हाट, टू सॉल्व द इश्यू ऑफ, आई वुड से, दी वॉर। समझे कि नहीं समझे।
अब होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लीग ऑफ नेशन बना 1920 के अंदर, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स था। लीग ऑफ नेशंस को बोला जाता है कि आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है, और अगर इनफैक्ट एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है, से फॉर एग्जांपल अ कंट्री ए इज अटैकिंग द कंट्री बी, देन द लीग ऑफ नेशंस विल कम इन बिटवीन, और वो सैंक्शंस लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा, एग्रेसर कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस के द्वारा लीग ऑफ नेशंस फाइनली उसको दबाने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब लीग ऑफ नेशंस बनता है तो लीग ऑफ नेशंस के अंदर बहुत सारे कंट्रीज जुड़ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट जर्मनी को अलाउ नहीं किया गया था, रशिया को अलाउ नहीं किया जाता है। लेटर ऑन जर्मनी को भी अलाउ किया गया, रशिया को भी अलाउ किया गया, बट ये लोग खाली एक नाम मात्र इसके मेंबर रहेंगे। वी आल्सो फाइंड लीग ऑफ नेशन एक ऐसी बॉडी थी जिसको डोमिनेट किया था ब्रिटेन और फ्रांस ने, और अमेरिका जो इसका फाउंडिंग फादर हुआ करता था वो भी इनफैक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसी के कारण लीग ऑफ नेशन एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया। कैसे फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया, तो वी फाइंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ मेजर पावर। अब जब जब कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर पावर नहीं होते हैं तो छोटे कंट्रीज को कोई पूछेगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया वाज अ मेंबर इनटू द लीग ऑफ नेशंस, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ऑफ द, आई वुड से, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है, क्योंकि इंडिया को मेंबर बनाया गया था लीग ऑफ नेशन का। अरे भाई, हम खुद कॉलोनी है, हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, और आप हमको बोल रहे हो कि आपको मेंबर बना देंगे साहब, ठीक है। तो हम लोग का है ना खाली एक पपेट की तरह के ऊपर ब्रिटेन ने यूज करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो जर्मनी, इटली, रशिया, इन सबको ह्यूमिलेट किया गया था, यूएसए नहीं हुआ करता था, इसके कारण बैलेंस ऑफ पावर नहीं टिक पाया। बैलेंस ऑफ पावर नहीं होता है कि जब कोई कंट्री एग्रेशन दिखाएगा तो लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस इनिशियली अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसको चलाते हैं, और आप जब कोई भी चीज वेस्टेड इंटरेस्ट से चलाते हो तो वो ग्रो नहीं कर पाती है। इतिहास गवाह है साहब, जब जब आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाओगे वो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाता है, वो चाहे कंट्री हो, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे कोई कंपनी हो। समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज डोंट पुट योरसेल्फ ओवर द कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी दैट यू आर रनिंग। हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव यू। लीग ऑफ नेशंस के अंदर दो कंट्रीज ने अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को डोमिनेट करते हुए लोगों के ऊपर कुछ ऐसी सिस्टम थोपने की कोशिश की, और इसी के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना वो 1935 तक आते आते क्या हो जाता है, डिक्लाइन में चला जाता है। वी सी मल्टीपल इनफैक्ट एब्सोल्यूट स्टेट उभर के आए जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की धज्जियां उड़ा दी, कहा कि चल चल तू पहली फुर्सत से निकल जा। जर्मनी 1926 के अंदर जुड़ता है, 1937 तक आते आते इसको विदाई कर देगा। इटली भी इसके अंदर जुड़ेगा, विदाई कर लेगा। जापान भी जुड़ेगा, विदाई कर लेगा कि हमको पूछना ही नहीं है तुमको। अगर जापान इनफैक्ट यहां से विदाई करता है, और जापान ने इनफैक्ट 1938-31 के अंदर मंचूरिया नाम का जो प्रदेश है, हमने कहा था कल के क्लास के अंदर, याद आया कि नहीं आया, उसके ऊपर अटैक किया। उसके ऊपर अटैक किया, लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं उखाड़ पाया जापान को। इटली ने 1935 के अंदर किसके ऊपर अटैक किया, इथोपिया के ऊपर अटैक किया। इथोपिया के ऊपर अटैक करने के बाद लीग ऑफ नेशन उसको कुछ नहीं बोल पाया। जर्मनी तो हमने देखा ही था 1935 से लेके 1939 तक अलग अलग जगहों के ऊपर धिंगाना मचा देगा, लीग ऑफ नेशन उसको कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन के पास कोई पिपुड़ी बजाने के लिए कोई साधन ही नहीं था, ना ही उसके पास फंडिंग हुआ करते थे, ना ही उसके पास लीगल अरेंजमेंट थे, ना ही उसके पास कोई मिलिट्री प्रोविजन थे जिसके द्वारा वो दबदबा बना पाए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब आप बोल रहे हो कि हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, पर कौन से बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओगे वो किसी को पता नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए कॉपरेशन होना जरूरी है, कंट्रीज को साथ में आना जरूरी है। इनफैक्ट कंट्रीज जिसके अंदर एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियली बड़े बड़े कंट्रीज को स्वीकारा नहीं। आप सोच रहे थे कि आपने वर्ल्ड वॉर खत्म किया है, आप जीत गए हो, तो आप इतिहास को लिखोगे, तो आपने बुली किया है लोगों को। इनफैक्ट आपने इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं दी है, और उसके बाद कहते हो कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। तो फेल तो होना ही था, लीग ऑफ नेशन वाज बाउंड टू फेल। व्हाई इट वाज बाउंड टू फेल? बिकॉज द इल ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन विद इन द लीग ऑफ नेशन वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड कि लीग ऑफ नेशन एक ऐसी बॉडी थी जहां पे बहुत सारे लोगों को मेंबर नहीं बनाया गया है, सैंक्शंस काम नहीं कर रहे थे, आर्मी थी नहीं। आपकी जो ग्लोबल डिप्रेशन होती है उसके कारण सबको एक ही चीज चाहिए थी कि रिसोर्सेज हमारे हाथ में होने चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जापान ने इनफैक्ट मंचूरिया के ऊपर अटैक किया, लीग ऑफ नेशंस उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाया। मुसोलिनी ने इथोपिया के ऊपर अटैक किया, कुछ नहीं करा पाए। ब्रिटेन और फ्रांस की हालत इतनी टाइट हो चुकी थी क्योंकि इनको पता था कि अगर हमने इनको रोकने की कोशिश की, अगर हमने इनफैक्ट जर्मनी को रोकने की कोशिश की, तो फिर से एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। हमने वर्ल्ड वॉर 1 को बहुत बुरी तरह से झेला है, भले लीग ऑफ नेशन मरे तो मरे, इनको जो करना है वो करने दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी फाइंड कि हमको देखने को मिल रहा है कि लीग ऑफ नेशन एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम चला। अगर लीग ऑफ नेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होता तो इट कुड हैव स्टॉप्ड द इन्वेजन बाय हिटलर, इट कुड हैव स्टॉप्ड द इन्वेजन बाय जापान, इट कुड हैव स्टॉप्ड द इन्वेजन बाय मुसोलिनी, और इनकी जो एग्रेसिव पॉलिसीज थी उसको वहां पे ही कंटेन कर दिया जाता। ब्रिटेन और फ्रांस इनिशियली लीग ऑफ नेशंस के द्वारा मैंडेट सिस्टम, हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था, इसके द्वारा अपनी अपनी कॉलोनीज को जीत के खुश हो गए थे, बट उन्होंने लॉन्ग टर्म की नहीं सोची। जब जब आप शॉर्ट टर्म गेन के बारे में देखते हो तो लॉन्ग टर्म लॉस भी हमेशा ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। लीग ऑफ नेशंस ने यही हमको समझाया है कि ब्रिटेन और फ्रांस इमीडिएटली अपनी कॉलोनीज को कैप्चर करने के रूप में
में, जर्मनी की कॉलोनीज को कैप्चर करने के रूप में, ऑटोमन एम्पायर की कॉलोनीज को कैप्चर करने के रूप में जो अलग अलग प्रकार का तिकड़म चलाया था, वो सब उनके लिए हानिकारक हो जाता है इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी सी ये पूरी की पूरी सिचुएशन है। ये सिचुएशन के अंदर बहुत सारी है ना कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साई, टीओवी का मतलब क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ये महिंद्रा की गाड़ी नहीं है साहब, है ना, जो पलट जाती है कभी भी, है ना, उसका डायनामिक्स थोड़ा खराब है वो गाड़ी का, महिंद्रा टीयूवी का, वो कभी भी पलट जाती है, सीधे रास्ते के ऊपर भी पलट जाती है। मेरा एक फ्रेंड नासिक में काम करता है महिंद्रा के प्लांट के ऊपर, उसको मैं अभी भेजूंगा कि भाई तुम कैसी गाड़ी डिजाइन करते हो, फ्लैट रास्ते के ऊपर पलट जाती है कैसे भी करके, चलिए ठीक है। तो महिंद्रा को बहुत फटका पड़ेगा, इकोनॉमिकली उसको फटका पड़ेगा। लेट मी कम बैक। सो हम क्या बात कर रहे थे? टीओवी, ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात कर रहे थे। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई की जब हम लोग बात कर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना, खाली खोटा मेरे नाम का बुआ बुम हो जाएगा कि मास्टर कुछ भी बोलता रहता है। चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो टीओवी का इनफैक्ट एक बहुत बड़ा, नहीं क्रेडिबिलिटी का तो सवाल आएगा ना कंपनी का साहब, क्योंकि गाड़ी पलट गई सीधे रास्ते के ऊपर, या वो भैंस आ गई थी या कुछ गाय वाय आ गई थी साहब, है ना, तो ये तो इश्यू तो क्रिएट होगा। आपकी जो कंपनी की जो क्या कहती है, जो एरोडायनामिक डिजाइन होती है गाड़ी की, आर-एन-डी आप जब करते हो ना, हवा काट के जाती है, ये बहुत सारे इसमें इंजीनियरिंग लगती है ना साहब, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, बाउंड्री लेयर थियरी आती है, आपने पढ़ा होगा साहब बाउंड्री लेयर थियरी को, है ना, कि कैसे काट के जाती है हवा साहब, है ना, किस प्रकार के ड्रैग फोर्सेस लगते हैं उसके ऊपर, है ना, इंजीनियरिंग मुझे अभी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ड्रैग फोर्सेस लगते हैं, कहां कहां लगेंगे, कैसे गाड़ी पलट जाएगी, है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था कि सेंट्रीपिटल फोर्स था, क्योंकि रास्ते के इस साइड में गई है, अब गाड़ी अगर ये लेन में चल रही है, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है साहब, है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, रोड इंजीनियरिंग में भी आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी टॉपिक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में। चलिए ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो फेल हो गई साहब, और ट्रीटी ऑफ वर्साई की जो सिचुएशन है उसके बाद ये सब घटनाएं हो जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक किया, इटली ने अबिसिनिया के ऊपर अटैक किया, जर्मनी ने जेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया, लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन है ना मौनी बाबा बन के बैठ गया था, समझे आप लोग, ठीक है। सो लीग ऑफ नेशन वाज लिटरली मौनी बाबा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है साहब, ठीक है। तो बिकॉज लीग ऑफ नेशन एकदम मौनी बाबा था, ही वाज अ मौनी बाबा, तो इनफैक्ट एक के बाद उसकी धजिया उड़ रही है, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसके बाद आपका एक और रीजन जो जिम्मेदार है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कल के क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर हिटलर जो इतना कांड कर रहा था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको चुप क्यों नहीं कराया? तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि जब डायनासोर छोटा होता है तो उसके साथ सेल्फी नहीं खिंचाने का, उसको पिंजरे में बंद करने का या आइलैंड में रोक देने का, उठा के कहीं पे फेंक देने का, बट उसके साथ सेल्फी खिंचाओगे और हाउ क्यूट करोगे तो कल उठ के तुम्हें खा जाएगा साहब। हिटलर को रोका क्यों नहीं गया, उसके पीछे की कहानी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट में आएगी। अब अपीजमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अपीजमेंट? याद रखेगा, एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग, एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय एन इंडिविजुअल, जब आप उसको इग्नोर करते हुए उसको आप एक्सेप्ट करते हो, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको और आप बढ़ावा देते हो, यू ट्राई टू सपोर्ट दैट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपीजमेंट कहते हैं, ठीक है। कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, उसको वहां पे रोकना चाहिए, उसको टोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। नहीं समझ रहा है तो उसको उसको है ना प्रेशराइज करके ठीक करना चाहिए। आप उसकी जगह एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसकी जगह सपोर्ट कर रहे हो, और यहां से ही अपीजमेंट शब्द समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग अपीजमेंट कहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर का किया, किसने किया साहब, है ना, ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर का किया। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों, व्हाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की है ना हालत टाइट हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, फ्रांस की भी हालत टाइट हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। भले ये लोग जीत जाते हैं, दे वर द विनिंग फोर्सेस, बट दे वर आल्सो द लूजर्स इन सर्टेन एरियाज। व्हाई? मैन पावर इनका भी गया था, इकोनॉमी इनकी भी टूटी थी, पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे भी आया था, बहुत बड़ा फटका पड़ा था, सोशल इश्यूज क्रिएट हुए थे, सोसाइटी के लोग सरकार को प्रेशर कर रहे थे कि अब दूसरा युद्ध नहीं चाहिए, हिटलर जो कर रहा है वो करने दो। तो हिटलर इनफैक्ट जब 1930s में आके एक एक करके कांड कर रहा था, उसको इग्नोर किया जाता है, उसके बाद एक्सेप्ट किया जाता है, और 1938 में जब सुडेटनलैंड और जेकोस्लोवाकिया को लिया गया तो उसको सपोर्ट भी किया जाता है। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, सुडेटनलैंड को लिया जाता है जब जेकोस्लोवाकिया से पास से, तो इनफैक्ट म्यूनिक के अंदर पैक्ट होगा जहां पे जेकोस्लोवाकिया को तो पूछा भी नहीं जाएगा, और आपका ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन वो हिटलर को आके खानगी, मतलब जो इनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी, ये सीक्रेट मीटिंग में सब सेटल करा के जाता है। ये सब चीजों से समझ में आता है साहब कि क्या सिचुएशन थी जब आप सपोर्ट कर रहे हो इन सब चीजों को, है ना, तो खुफिया तरीके से मिल रहे हो अपने ही काउंटर पार्ट को, जो इस तरह से एक एक चीजों की धज्जियां उड़ा रहा है। अपीजमेंट करने का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द अपीजमेंट, उसको समझते हैं। अब आप समझिए कि दो तीन कारण थे अपीजमेंट क्यों किया जाता था। उसके पीछे एक कारण ये था कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे लीडर्स का मानना था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई और पेरिस के अंदर जो पीस ट्रीटी हुई है उसमें बहुत सारे ग्रीवियंसेस रह गए। ग्रीवियंसेस का मतलब है हमने कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति की। अतिशयोक्ति समझ में आता है? हमने जर्मनी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, हमने इटली के साथ अत्याचार किया है, हमने जापान की भी कुछ सुना नहीं है। तो अगर उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगे तो उनको हमको स्वीकारना चाहिए।
अब देखिए जर्मनी के जेन्युइन ग्रीवेंसेस कैसे थे, बहुत सारे थे, पर जर्मनी जिस हिसाब से उसको गेन कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था, वो गलत था। गेटिंग अपॉइंट। तो होता यह है कि जापान ने जब मंचूरिया के ऊपर अटैक किया तो किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर चाइना, आपको याद होगा, तो चाइना वाज नोन एज द कटिंग ऑफ द चाइनीज लेमन। याद आया कि नहीं आया? चाइना को नींबू के रूप में बोला जाता था एज अ कॉलोनी। और चाइना के अंदर हमने देखा था कि इनफैक्ट हर एक कंट्री ने अपनी छोटी छोटी कॉलोनी बना के रखी थी और वहां पे फ्री मार्केट सिस्टम को लेके रखा था। तो जापान ने जब नॉर्थ चाइना का एक एरिया कंट्रोल कर दिया, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो लूट ही रहे थे, एक और आ गया। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो एक और फॉरेनर आ गया जो चाइना को कंट्रोल करने आया है, तो दे दो उसको जो भी चाहिए। तो इस तरह से जापान का इनफैक्ट मंचूरिया के ऊपर दबदबा लोगों ने इग्नोर कर दिया। उसी तौर के ऊपर इटली को अबिसिनिया जब जीत लिया जाता है 1935-36 में, तो लोगों ने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि जब इनफैक्ट आपकी बर्लिन के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, याद आया कि नहीं आया? किसने कराई थी? बिस्मार्क ने। तो उस दौरान हमको देखने को मिल रहा है कि इटली को कुछ भी नहीं मिला था, इटली को ज्यादा कुछ कॉलोनीज नहीं मिली थी। तो इस दौरान इनफैक्ट आपका मुसोलिनी कहता है कि देखो मुझे भी कुछ चाहिए। अब इथोपिया एट दैट टाइम वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जब इनफैक्ट अबिसिनिया को लिया जाता है, तो यूरोप के कंट्रीज कहते हैं कि हमारी कॉलोनी कहां गई है? अगर साउथ अफ्रीका का कॉलोनी जाती तो ब्रिटेन रिएक्शन देता, अगर कॉन्गो की कॉलोनी जाती तो जर्मनी रिएक्शन देता, अगर इनफैक्ट आपकी नॉर्दर्न अफ्रीका की कोई कॉलोनी जाती तो फ्रांस रिएक्शन देता, मोरक्को, टूनिशिया, लीबिया। हाँ, यहाँ पे तो इनफैक्ट ये तो इंडिपेंडेंट कंट्री था, अबिसिनिया को कोई कॉलोनाइज नहीं कर पाया था। 1935 1936 में जब इथोपिया या अबिसिनिया एक ही कंट्री है साहब, उसको जब इटली ने एक्वायर किया, तो यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कि हमारी कॉलोनी नहीं गई है। समझे? तो क्या होता है, कभी कभी है ना, इंसान सोचता है कि हमारा क्या, हमारा क्या, हमारे ऊपर आएगा तब देखा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आप देखते हो कभी कभी कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बाजू वाले पड़ोसी के घर में, पर आप सोचते हो कि हमारे घर में होगा तब देखा जाएगा साहब। पर आपको समझ में नहीं आएगा साहब, आपके घर में भी चालू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इंडियंस में ये कोरोना में भी यही हुआ था, ये हमारे साथ भी यही हुआ था साहब। कोरोना जब हो रहा था तब इनफैक्ट ये हमारा क्या वाली कंडीशन हमारी चल रही थी, यूरोप के अंदर भी यही चल रही थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्मनी ने अपने आप को रीआर्मामेंट किया, राइनलैंड को कैप्चर किया, इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी का ये ट्रेडिशनल ग्रीवियंस था, क्योंकि ओरिजिनली ये एरिया जर्मनी से ही बिलोंग करता था। तो लोगों ने कहा कि देखो यार, जर्मनी का एरिया है, अब उसको वहां पे दिया जा रहा है, वो वापस कैप्चर कर रहा है, तो हमको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये उसी का ही था, ये तो हमने वर्साई की ट्रीटी के द्वारा इनफैक्ट ले लिया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट वी सी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे नेविल चैम्बरलिन। नेविल चैम्बरलिन इनफैक्ट कहते हैं कि अगर हिटलर की डिमांड जेन्युइन है तो मैं उसको मिलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से हिटलर को पर्सनली मिला करते थे और हिटलर को समझते थे कि ये जेंटलमैन का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? सो वी फाइंड कि इसी के कारण हिटलर ने जब सुडेटनलैंड की डिमांड की, तो सुडेटनलैंड भी उसको दे दिया जाता है। और जेकोस्लोवाकिया, जिसके अंडर में आया जाता था सुडेटनलैंड, उसको तो बुलाया भी नहीं जाता है। हमने देखा था कि 1938 के आसपास जब आपकी म्यूनिक पैक्ट होती है, ये म्यूनिक पैक्ट के अंदर इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में ये करार हुआ था, जहां पे सुडेटनलैंड, जहां पे 3 मिलियन के आसपास जर्मन ओरिजिन के लैग रहते थे, और ये 3 मिलियन लोगों को कंट्रोल जेकोस्लोवाकिया का दिया गया था। ये जैक को पूछा भी नहीं जाता है। तो उससे हमको समझ में आता है साहब कि किस तरह से इनफैक्ट अपीजमेंट की पॉलिसी हमको देखने को मिली। इनफैक्ट अपीजमेंट होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण था वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत लोगों को लग रहा था कि अब शांति प्रिय रूप से रहना चाहिए, और शांति जब तक हो तब तक बनाए रखनी चाहिए। शांति बनाने के लिए इनफैक्ट अगर कोई इंसान थोड़ा ज्यादा एक स्टेप आगे खींच भी लेता है अपनी लाइन को, तो इग्नोर कर देना, पर शांति रखना साहब। ठीक है? तो आजकल अभी चाइना के साथ हमारा चल रहा है कि चाइना घुस रहा है ना? तो हम शांति के रूप में इनफैक्ट हम लोग काबू करके बैठे हैं साहब। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ड्रैगन क्या करेगा हमारे साथ। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी सी कि ये वही कंडीशन होती है, वी ट्राई टू इग्नोर, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं साहब। बट ये सब सिचुएशन में आपके घर तक वो घुस जाएगा। ये चीज आपको इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी देखने को मिलेगी। वर्साई की ट्रीटी के दौरान, वर्साई की ट्रीटी के दौरान जो भेदभाव हुए, जहां पे बहुत सारे लोगों का मानना था कि वर्साई की ट्रीटी बहुत ही अनजस्ट थी, वो फेयर नहीं थी, वो अनफेयर हुआ करती थी, वो काफी इनफैक्ट जर्मन्स के प्रति लायक नहीं थी। और अगर जर्मन्स उसको तोड़ रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। जर्मनी के अंदर भी कोई अच्छे लोग आएंगे, जर्मनी का विकास कर रहे हैं, जर्मनी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे एक्चुअली हुआ ऐसा साहब कि 1930s में जर्मनी का जब डेवलपमेंट हुआ ना, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ पता है? ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो गुड्स बना रहा था, वो गुड्स जर्मनी में बेचे भी जा रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिटलर। तो उससे हमको समझ में आता है, ब्रिटेन ने अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण, ब्रिटेन ने अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उससे बच निकलने के लिए, जर्मनी का जो मार्केट था उसको कंट्रोल में रखने के लिए हिटलर के द्वारा जो एग्रेसिवनेस दिखाई जाती थी, उस सबको उसने इग्नोर कर दिया। कहा कि भाई हम जर्मनी को अपसेट नहीं कर सकते, जर्मनी हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल बायर है, आज भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है। और हिटलर ने और मुसोलिनी ने एक चीज इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर डिक्लेयर की थी कि हम कम्युनिज्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ब्रिटेन कहता है कि अगर तुम कम्युनिज्म के दुश्मन हो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? व्हाई? क्योंकि ब्रिटेन कैसा कंट्री था?
कैपिटलिस्ट कंट्री था, और इसके कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि इनके द्वारा जो जो चीजें खराब हो रही थी वो सब चीजें इनफैक्ट हिटलर के अच्छे के अंदर कंसीडर की जाती थी। अगर हिटलर कम्युनिज्म को मारता है तो हिटलर हमारा मित्र है, हिटलर जर्मनी के अंदर हमारा सामान खरीदता है तो हिटलर हमारा मित्र है, हिटलर ने वर्साई की ट्रीटी के 2-3 प्रोविजंस को तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये तो इनके ट्रेडिशनल राइट हुआ ही करते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रांस की फटी पड़ी थी। फ्रांस को डर लग रहा था कि अगर जर्मनी इनफैक्ट फिर से पावरफुल हो गया तो हमारी मौत आ जाएगी, क्योंकि हमने वर्साई की ट्रीटी के अंदर इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ है। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिला, वो चाहे लीग ऑफ नेशन हो, वो चाहे यूरोप के कोई भी कंट्री हो, वो युद्ध नहीं चाहते थे और हिटलर को विदाउट फोर्स स्टॉप करना बहुत मुश्किल था। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि अपीजमेंट करना पड़ा। तो आपको कल का क्लास के अंदर एक दो क्वेश्चन था, उसका मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश की कि व्हाई द अपीजमेंट वाज स्टार्टेड, why the appeasement was necessary for certain European nations like Britain and France। ठीक है, अब अमेरिका अपीजमेंट क्यों नहीं रोकता है? तो अमेरिका खुद ग्लोबल क्राइसिस के अंदर डूबा हुआ था। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1929 में अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने तो देख लिया कि भाई हमको तो आना ही नहीं है, और ऊपर से हिटलर जो कर रहा है करने दो भाई, अपन तो आइसोलेशन के अंदर रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो वी सी कि अमेरिका आइसोलेशन में रहने के लिए मानता था, और इसके कारण भी ये इश्यूज आपके क्रिएट हो जाएंगे। समझे आप लोग? तो ये सब सिचुएशन में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए अपीजमेंट के दौरान। अब क्या क्या अपीजमेंट के स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है? तो आपका एक डेविस प्लान था और दूसरा था यंग प्लान। अरे मार्शल प्लान शायद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आता है, मैं आपको यही बता रहा था साहब, है ना? मार्शल प्लान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आएगा ना साहब, है ना? वो तो कोल्ड वॉर के दौरान आएगा, ठीक है? माय बैड, मैंने एक स्लाइड के अंदर मार्शल प्लान डाला हुआ है, वो गलती से टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए ठीक है, मैं उसको, हाँ वो 1944 के बाद आएगा, 44 45 के बाद, है ना? लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हाँ, उसको मैं थोड़ा सुधार दूंगा। कहाँ पे डाला था हमने? क्योंकि मैं वही सोच रहा था, मैंने बोला मार्शल प्लान क्यों डाल दिया, मार्शल प्लान क्यों डाल दिया। बट वो क्या होता है कि कभी कभी टाइप कर रहा होता हूँ ना, पढ़ाने जब ये बना रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो मार्शल दिख रहा होता है, तो उसके कारण आ गया। चलिए ठीक है, उसको मैं सुधार दूंगा, फिर आपको स्लाइड्स के अंदर समझा दूंगा। चलिए ठीक है। सो क्या होता है कि अमेरिका जो है और भी कंट्रीज है, वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत ही जर्मनी को लोन देते हैं। याद आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने इनफैक्ट जर्मनी को लोन दिया, ये जर्मनी इनफैक्ट फिर ब्रिटेन और फ्रांस को अपना जो पैसा वापस देना था ना ईएमआई के अंदर, याद आया कि नहीं आया? वो ईएमआई भरेगा और ये अलाइज अपना रिसर्च और डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर अमेरिका को पैसे वापस देंगे। तो ना एक सर्कुलर इनकम चल रही थी। तो अमेरिका को जब छींक आ जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, तो अमेरिका की छींक के कारण जर्मनी टूट गया। जर्मनी टूटा हुआ था, ये तो टूटे हुए थे, तो ये लोग तो बेचारे की मौत आ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये पूरा प्लान था जिसके द्वारा पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम बनाई जाती है। एंड वी सी कि ये सिचुएशन में बहुत बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसके सिवा इनफैक्ट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी का जो पाप था उसको धोने के लिए इनफैक्ट लोकार्नो के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी। लोकार्नो स्प्रिंग के रूप में पहचाना जाता है, लोकार्नो पैक्ट के रूप में पहचाना जाता है। लोकार्नो जो है बेसिकली अगर आप समझोगे तो एक जगह है यूरोप के अंदर ही, वहां पे डिस्कशन होता है कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, और जर्मनी को इनफैक्ट अब डेमोक्रेटिक राइट्स के द्वारा पूरी तरह से आगे चला जाएगा। देखो उस टाइम पे जर्मनी के अंदर जो वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी आपकी, वो चल रही थी, तो लोगों को भी लग रहा था कि अच्छी बात है। उसके बाद इनफैक्ट जर्मनी का जो वॉर गिल्ड क्लॉज था वो भी रिड्यूस कर दिया गया। पहले वॉर गिल्ड क्लॉज कितना था? 6600 मिलियन पाउंड हुआ करता था, बट बाय द ईयर 1929 इट वाज रिड्यूस्ड टू 2200 मिलियन पाउंड्स, और कहा गया कि चलो तुम्हारी लोन माफ कर दी जाती है, तुम्हारा जो वॉर गिल्ड है वो भी कम कर देंगे, क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो, हमको तुम्हारे साथ अच्छे संबंध चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनफैक्ट राइनलैंड को रीमिलिटराइज किया गया। जर्मनी ने एंग्लो नेवर पैक्ट साइन किया, वेयर जर्मन नेवी वाज अलाउड टू कीप 1/3 ऑफ द ब्रिटिश नेवी। जापान ने इथोपिया के ऊपर मंचूरिया के ऊपर अटैक किया, इटली ने इथोपिया के ऊपर अटैक किया। म्यूनिक पैक्ट के द्वारा ब्रिटेन ने जेकोस्लोवाकिया को सुडेटनलैंड का अपना जो दबदबा है वो छुड़वा दिया। एंड लेटर ऑन इनफैक्ट हिटलर जेकोस्लोवाकिया को भी एनेक्स कर देगा। वो सब सिचुएशन में भी पूरा यूरोप चुप बैठता है, क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि भाई हिटलर नाराज नहीं होना चाहिए, और हिटलर की नाराजगी के डर के चक्कर में फाइनली 1 सितंबर 1939 के दिन जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, तो ब्रिटेन को लग रहा था कि अब टू मच हो गया है। भाई टू मच नहीं हुआ है, अब तुमने इनफैक्ट अपने हाथ में जो पावर था वो घुमा दिया। एंड फाइनली वी सी ब्रिटेन विल बी डिक्लेयरिंग द वॉर अगेंस्ट जर्मनी ओवर पोलैंड। फ्रांस आल्सो एक्ट, ऑस्ट्रेलिया विद ब्रिटेन, सेज मिस्टर मेंजिस, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे लीडर थे। और यहां से ही हमको देखने को मिलता है पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत हो जाएगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपीजमेंट पॉलिसी का जो कारण है आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कभी कभी ऑप्शनल के अंदर तो सीधा यही क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट द अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ हिटलर वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द टू वर्ल्ड वॉर? ठीक, अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो ये सही है, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल रीजन है। जीएस में अगर आपको पूरा पूछता है कि भाई जर्मनी रिस्पांसिबल है वर्ल्ड वॉर्स के पीछे, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट अ सेकंड, आपको जर्मनी का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 की मेंस के अंदर, और आपको पूछा क्या गया था, मैं आपको ये क्वेश्चन को इसमें फिर से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ। एक्चुअली मैंने ये वर्ड फाइल के अंदर खोले थे, बट इसमें डालना भूल गया था साहब, है ना, नोटपैड के अंदर, है ना? तो क्या पूछा गया है आपको? पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट जर्मनी कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल
फॉर कॉजिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स डिस्कस क्रिटिकली, ठीक है। तो हमने दोनों वर्ल्ड वॉर्स के रीजंस को समझा है, हमने दोनों के डायमेंशंस को समझने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि जर्मनी इसके पीछे जिम्मेदार था साहब, ठीक है। तो जब जब आपको कोई पूछेगा कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहते हैं कि नको भाई साहब, जर्मनी के सिवा और भी रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल रीजन थे। कॉमन फीचर्स के अंदर आपको इंपीरियलिज्म मिलेगा, जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स के अंदर कॉमन फीचर के रूप में था, ठीक है। अब ये जो इंपीरियलिज्म है, ये क्यों बढ़ता है? तो इंपीरियलिज्म के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। साम्राज्यवाद एक ऐसी ताकत है जो कैपिटलिज्म के कारण उभर के आई, और जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को जन्म दिया जाता है, व्हेन द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाज फॉर्म्ड, तो वी सी कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म के ऊपर पूरी वर्ल्ड चली जाएगी, है ना। एक्सट्रीम नेशनलिज्म का एग्जांपल ही फासिज्म, नासिज्म और मिलिट्रिज्म है। दूसरी साइड के ऊपर ब्रिटेन के अंदर भी इनफैक्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म चल रहा था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो बिहार के बाबू कह रहे थे कि भाई हमारा हमारा पुलिस भी अच्छा है, तुम्हारा पुलिस से भी अच्छा है, गेटिंग माय पॉइंट। आपने देखा होगा अभी आजकल पुलिस वॉर चल रहा है इंडिया के अंदर। एक साल पहले, अभी एक डेढ़ साल पहले सीबीआई वर्सेस सीबीआई चल रहा था। तो इंडिया में इंस्टीट्यूशनल जो क्राइसिस है, उससे ही समझ में आता है कि क्या सिचुएशन हो गई है ये देश की साहब, है ना। तो गवर्नेंस के ऊपर एक कहीं पे मैं स्पीच दे रहा था, तो उसमें किसी ने कहा कि भाई द एपैथी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम पे सीबीआई वर्सेस सीबीआई का चर्चा चल रही थी, जब सीबीआई के दो डायरेक्टर्स के बीच में तू मैं चल रहा था साहब, है ना। तो अभी फिर से मुझे वही याद आ गया कि एक पुलिस दूसरे पुलिस को आरोप लगा रही है, और फिर उसके आईपीएस को यहाँ बंद किया है, ये सब चीजें, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है साहब, है ना। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ओके, हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। जो इनफैक्ट ब्रिटेन की सरकारें थी वो ग्रेट डिप्रेशन में है, अमेरिका की सरकार ग्रेट डिप्रेशन में, यूरोप के अंदर ग्रेट डिप्रेशन है। लोग नाराज है सरकारों से कि हमको क्या करना चाहिए। तो सरकार ने भी क्या कहा कि हमारा राष्ट्र राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वही आपको रिवाइव कर पाएगी, वही आपको सत्ता के ऊपर लेके जाएगी। वही इकोनॉमिक नेशनलिज्म आपको इनफैक्ट, है ना, लॉन्ग टर्म में पावर कंसोलिडेट करने में मदद करेगी, और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करेगी कि हम लोग सरकार के अंदर हमारा विश्वास बना के रखें, गेटिंग अ पॉइंट। तो उसके कारण इनफैक्ट सरकार जो है इस तरह का माहौल बनाती है, और सरकार भी माहौल बना रही है, दोनों साइड के ऊपर सरकारें बना रही है। ऑलरेडी ग्रुपिंग तो हो चुका था। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, द स्टील पैक्ट दैट टुक पैक्ट इन द ईयर 1939। दूसरे साइड के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस इकट्ठे हुए थे। अमेरिका अभी आया नहीं था, पर अमेरिका वो वॉच कर रहा था एज अ स्पेक्टेटर कि क्या चल रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हिटलर ने इनफैक्ट स्टालिन के साथ जाके एक और पैक्ट कर दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं नाजी सोवियत पैक्ट। ये भी 1939 के अंदर किया था, और इस तरह से इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया गया था कि मैं अपनी इनफैक्ट सेना को वेस्टर्न यूरोप से आगे लेके जाऊंगा, तुम ईस्टर्न यूरोप से आगे लेके आना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। हिटलर ने कहा था कि मैं यहां से लेके जाऊंगा, तुम यहां से लेके आना, मेरा साथी जापान से वो यहां से लेके आएगा, यहां पे जाएगा, और इनफैक्ट इटली जो है वो इस तरह से पूरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि हिटलर ने पैक्ट किया हुआ था ऑलरेडी। इनफैक्ट हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस इनसिक्योर हो चुके थे, उनको भी लग रहा था कि कुछ तूफानी हो जाएगा। हिटलर की साइड के ऊपर रशिया उनके फेवर में था, बट एज ऑलवेज रशिया जो है वो लेटर ऑन यहाँ पे चला जाएगा। अमेरिका इनके साथ ज्वाइन करता है 1941 के दिसंबर के बाद, और इस तरह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। धुआं धुआं करते हुए वर्ल्ड वॉर आगे चल जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो वर्ल्ड वॉर की आपकी जो पूरी कहानी है, उसके पीछे ये 5-6 कारण हैं। ये 5-6 कारण के अंदर इनफैक्ट फ्रांस की खुद की कंडीशन खराब थी। फ्रांस भी अलग अलग ट्रीटी करके बैठ चुका था। फ्रांस को लग रहा था कि जर्मनी पावरफुल होगा तो हमको मार देगा, और इसी के कारण हमको यही देखने को मिला कि फ्रांस जो है वो जर्मनी को कभी कभी अपीस करेगा, कभी कभी फ्रांस ने जर्मनी के आजू बाजू के जो कंट्रीज थे उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश की थी। तो ग्रुपिंग दोनों साइड के ऊपर थी, और ग्रुपिंग जब दोनों साइड के ऊपर होती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 करके जर्मन एक्सपांशन फाइनली क्या करेगा, वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ल्ड वॉर का कारण हुआ। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर के इवेंट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पर 5 मिनट आपको खाली उसके फेजेस को समझा देता हूँ। वर्ल्ड वॉर को समझना है तो आपको खाली 3-4 फेजेस में देखना पड़ेगा। मतलब पहले 1939 से 1941 का पीरियड देखना है, फिर 41 से लेके 43 का पीरियड देखना है, फिर 43 से लेके 45 तक का पीरियड देखना है, ठीक है। तो आप जब इसको देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये फेज में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर किसकी फेवर में जा रहा है। जब पहला फेज देखेंगे, व्हेन वी सी द फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो इस दौरान जर्मनी का दबदबा चल रहा था, और इतना दबदबा चल रहा था कि बात मत करो। क्यों? क्योंकि रोम, बर्लिन और टोक्यो की एक्सिस बन गई थी। ये मिल बैठे 3 ईयर हो चुके थे, ये तीनों के तीनों पावरफुल थे। दूसरा आपका नाजी और सोवियत का पैक्ट हो चुका था, जर्मनी और रशिया का पैक्ट था, सीक्रेट अलायंस था। तो हिटलर और उसने ना एक दूसरे को वो बंदूक दिखा रहे थे, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर दिखाया था, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो व्हाट वी फाइंड कि इन द फर्स्ट फेज जो 1941 तक चलता है, ये 1941 तक आते आते ऑलमोस्ट, अगर आप देख रहे हो, देख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला रीजन है ये सबका सब नाजी डोमिनेटेड एरिया हो जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वर अंडर द नाजी कंट्रोल और द फांसी कंट्रोल। नाजी और फांसी कंट्रोल का मतलब क्या है साहब? ये इनफैक्ट शायद हिटलर के कंट्रोल में होंगे या मुसोलिनी के कंट्रोल में होंगे। तो उससे हमको समझ में आता है कि पूरी तरह से इनका दबदबा हो चुका था, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। यहाँ पे सोवियत यूनियन है, जो स्टालिन है,
वो भी हिटलर का दोस्त था, वो भी इनफैक्ट इसका ही फेवर में था इनिशियली, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि बहुत बड़ा फटका पड़ा इन द फर्स्ट फेज। ओके, तो ये सिचुएशन में जर्मनी ने बहुत बड़ा दबदबा फैलाया, ब्रिटेन की हालत टाइट हो चुकी थी, आपको पता ही होगा, डनकर्क, इसके ऊपर बहुत बढ़िया मूवी भी आया हुआ है। ये मूवी के अंदर ब्रिटेन ने अपने सोल्जर्स को वापस बुला दिया था कि हमसे ना हो पाई, गेटिंग माय पॉइंट है ना। आपने ये मूवी देखा होगा सब, डनकर्क, जहां पे बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है कि लेट्स ब्रिंग द बॉयज होम, है ना, हमारे लड़कों को वापस लाना पड़ेगा सिंगल पीस के अंदर। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जर्मनी ने डंका बजा दिया था, जर्मन एयरफोर्स से लेके जो भी बहुत सारे फोर्सेस थे उन सब ने अपना दबदबा बना दिया था, और हिटलर ने ये सब रीजन को कैप्चर कर दिया था। ब्रिटेन के ऊपर कंटिन्यूअसली हवाई जहाज से बॉम्बिंग कर रहा था, जो लुफ्टवाफे, जो जर्मन एयरफोर्स था, उसने पूरी तरह से ब्लिट्जक्रिग कर दिया था। ब्लिट्जक्रिग समझ में आता है ना आपको, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बॉम्बिंग कर रहा था, एक रात में 20,000 30,000 बॉम्ब एक साथ डाल रहा था, तो हालत टाइट हो गई थी। हुआ क्या कि 1941 के बाद अब इतिहास बदलता है। क्या होता है कि हिटलर ने जून 1941 तक आते आते वेस्टर्न यूरोप से ईस्टर्न यूरोप जाने के लिए निर्णय लिया, और जो नाजी सोवियत पैक्ट हुआ करता था, याद आया कि नहीं आया, जो गोली चलाने का पैक्ट था, ऐसे तो डिसाइड किया था कि हम दोनों के दोनों मित्र रहेंगे, हम दोनों किसी के ऊपर गोली नहीं मारेंगे, पर हिटलर ने ना यहाँ से ठाए कर दिया, गेटिंग अ पॉइंट। तो हिटलर ने जब ठाए ठाए कर दिया तो स्टालिन को, तो उसके बाद स्टालिन जो है उसको दिमाग छटक जाता है कि भाई ये तो लोचा हो गया, हिटलर ने हमारे साथ गलती कर दी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। लेनिनग्राड, या इसी को ही स्टालिनग्राड के रूप में पहचाना गया, क्योंकि रशिया के जो दो डिक्टेटर थे उसके नाम का ये शहर था, या इसी को ही नाम बदल के ओरिजिनल नाम के ऊपर आज की तारीख में पहचाना जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग। इसकी लड़ाई सबसे ब्लडी बैटल होती है, क्योंकि यही लड़ाई के बाद फाइनली हमको देखने को मिला कि जो जर्मन आर्मी है वो रिट्रीट करने की शुरुआत करेगी, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है, पूरी ब्लैक सी के रीजन के अंदर भी कंट्रोल हो जाएगा, बहुत खराब सिचुएशन होगी। दिसंबर 1941 तक आते आते जापान ने इनफैक्ट किसके ऊपर अटैक कर दिया था साहब, पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो वी फाइंड कि जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया। क्यों किया था, व्हाई द अटैक वाज मेड, तो मैंने आपको बताया था कि कॉमोडोर पेरी का जो बदला लेना था वो जापान जानता था। जापान के अंदर मिलिट्रिज्म बहुत ही पॉपुलर विचारधारा के रूप में आई थी। जनरल टोजो जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी के चीफ थे, उन्होंने कहा कि हम धुआं धुआं करेंगे साहब, और जापान ने इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे रीजन कंट्रोल किए। अमेरिका जब बीच में आता है तो वहां से ही अब इतिहास बदल जाएगा। इतिहास फेज 3 में जाता है और धीरे 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 वर्ल्ड का हिस्ट्री बदलेगा। अमेरिका ने जर्मन्स को खुंदेने के लिए, रशियन सब इनके फेवर में आ चुके थे, और 1943 तक आते आते, वीसी 44 तक आते आते आपकी इनफैक्ट जर्मनी को सबसे बड़ा फटका पीड़ा एट अ प्लेस कॉल्ड स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड नाम की जगह आपको पता होगी, वही मैंने आपको सेंट पीटर्सबर्ग बताया। इनफैक्ट एक रशियन स्नाइपर था, आपने नाम सुना होगा, वाइटाली, पता नहीं, वाइटाली जेटसे उसका नाम है। इनफैक्ट उसने बड़े बड़े जर्मन ऑफिशियल्स को मारा था। उसके ऊपर से एक मूवी आया था, एनिमी एट द गेट्स, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा साहब। दिस वाज द गाय हु वाज वर्किंग एज अ स्नाइपर इन द रशियन आर्मी, और इसने बड़े बड़े एक से एक जर्मन ऑफिशियल्स को टारगेट किया था। ये बुक भी है, एनिमी एट द गेट्स। ये रियल लाइफ स्टोरी है कि कैसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के ऊपर से आपकी इनफैक्ट जो जर्मन आर्मी है उसका रिट्रीट होने की शुरुआत होगी, ठीक है। क्योंकि जर्मन्स ने एक तो कैप्टन नवंबर कैप्टन दिसंबर का फोर्स देख लिया, जर्मन्स ने इनफैक्ट सर्दियों के ऊपर रशिया के ऊपर अटैक किया, वोडका पी पी के रशियंस फाइट करने आ जाते थे, जर्मन्स के लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं था, गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में हम देखते हैं कि जर्मनी का डिफीट हुआ, इटली का डिफीट हुआ, पहले इटली सरेंडर करेगा, जर्मनी का डिफीट हो जाएगा, हिटलर तो खुद को अपने आप को गोली ही मार देता है, और फाइनली बचा था आपका जापान। जापान के ऊपर फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है, धुआं धुआं कर दिया जाता है, गेटिंग अ पॉइंट। 1944 के जून महीने के अंदर, मई जून महीने के अंदर हमको देखने को मिला डी डे की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ नॉर्मांडी, ओमाहा बीच। आप में से कितने लोगों ने सेविंग प्राइवेट रायन करके मूवी देखा है साहब। ये जो ओमाहा बीच की लड़ाई है ये नॉर्मैंडी के अंदर होगी। ये नॉर्मैंडी की जो बैटल है, इनफैक्ट ये डी डे की बैटल बोली जाती है। दिस इज नोन एज द सेकंड फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, और जहां से इनफैक्ट इन्होंने रिट्रीट किया था डनकिर्क से, उसके बाजू वाले रीजन के अंदर ही इनफैक्ट फिर से ब्रिटिश आर्मी और अमेरिका की आर्मी घुसने की शुरुआत करेगी यूरोप के अंदर। और दूसरा आपको 1944 के अंदर ही मई जून महीने के अंदर मिलेगा, जहां जापान इनफैक्ट बर्मा की बॉर्डर पे ऊपर आया था, इनको कोहिमा और इम्फाल के अंदर फटका पड़ जाता है, गेटिंग अ पॉइंट। सो वी फाइंड कोहिमा इम्फाल के बाद जापान को फटका पड़ा, एंड टेनिस कोर्ट की लड़ाई होती है। फाइनली इनफैक्ट अमेरिका का जो नाराजगी था वो जापान को बहुत भारी पड़ता है, और 7 और 9 अगस्त के दिन लिटिल बॉय एंड फैट टॉम, ऐसा कोई दो बॉम्ब का नाम था, आपने वो जीके के अंदर रट्टा मारा होगा, ये बॉम्ब डाल के अमेरिका ने धुआं धुआं कर दिया। एंड फाइनली ऑन द 15th of August we see the Japan will be surrendering, 15th of August the Japan will be surrendering to the Mountbatten in the Southeast Asia। और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि पूरी तरह से आपके वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर से नेट जियो की डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट इसको देखेगा, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर से समझ में आएगी। आज वर्ल्ड वॉर को यहाँ तक रखते हैं, कल देखेंगे इसकी आउटकम के रूप में, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अब बदल जाती है, डीकोलोनाइजेशन की तरफ जाएंगे और कोल्ड वॉर की तरफ दुनिया चली जाएगी, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इतना पॉइंट को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा है, ऑलमोस्ट हमारी पूरी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होने के ऊपर आई है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक डाला है
जो है डीकोलोनाइजेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में जो लड़ाई है, जिसे कोल्ड वॉर के रूप में पहचाना जाता है, उसका एक थीमेटिक अप्रोच देंगे। एक टॉपिक बाकी है, वो है रशियन रिवॉल्यूशन, उसको भी कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 एक घंटे बाकी है, आराम से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। डीकोलोनाइजेशन को थीमेटिक वे के अंदर देखेंगे रेदर देन फैक्चुअल वे। ये क्या है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, और इसके एग्जाम्पल्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो आपको किताबों के अंदर एनसीईआरटी में दिखेगा, मलय पेनिनसुला का पूछा था, अफ्रीकन डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस आपको पूछा जा सकता है। इंडिया में डीकोलोनाइजेशन क्या हुआ, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पूरा डीकोलोनाइजेशन के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो सिचुएशन है उसको देखेंगे। सुएज कैनाल इज मेनली पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर फिनोमिना, और कोल्ड वॉर को खाली थीमेटिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि 1950 से लेकर 2000 तक का जो हिस्ट्री है उसको अगर फिर से डिटेल में कराऊंगा तो और 15-20 घंटे चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक इशू इंपॉर्टेंट है। वियतनाम क्राइसिस हो गया, कोरियन क्राइसिस हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, कोल्ड वॉर के अंदर आपका सुएज क्राइसिस हो गया, बर्लिन एयरलिफ्ट हो गया। ठीक है, जैसे एयरलिफ्ट अपना अक्षय कुमार ने किया था, वैसे ही 1948 के अंदर बर्लिन के अंदर एयरलिफ्ट की घटना होती है साहब। तो वो सब इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड कैसे हो जाता है, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कोर्स है, मैं जब नया कोर्स लॉन्च करूंगा मोस्ट प्रोबब्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर दिसंबर के बीच में, तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर ले लूंगा। तो ये आगे वाला हिस्ट्री तो होगा ही, बट उसके बाद एक और वर्ल्ड हिस्ट्री लाऊंगा, मतलब उसमें जो 50 आवर्स के आसपास करेंगे, अभी जैसे हमने 30 आवर्स के आसपास किया है, तो उसमें पीछे वाला हिस्ट्री भी कवर करा दूंगा। ठीक है ना, है ना, मेंस के पहले करूंगा, मेंस के पहले ही होगा। ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। 1950 से लेके जो 2000 तक का जो एडिशन है, ये एडिशन को मैं नए कोर्स के अंदर लेके आऊंगा। ठीक है साहब, है ना, क्योंकि ये थीमेटिक कोर्स हमने रखा है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, तो आगे वाला आपका रिवाइज हो जाएगा। आप उसको देखना है तो उसको तब अटेंड करिएगा, वरना ये कर लिया है तो समझ में आ जाएगा आपको। और जो पीछे वाला है, मतलब जो उसके बाद वाला जो है एडिशन है, वो हम लोग शांति से करेंगे, उसको और डिटेल के अंदर करेंगे, क्योंकि हर एक इवेंट को पढ़ना जरूरी है। अफगान इन्वेजन को पढ़ना जरूरी है, क्यों अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने अटैक किया था, है ना। 1979 वाज अ लैंडमार्क ईयर साहब, है ना। पाकिस्तान में सत्ता पलट हो गई, ईरान में इस्लामिक क्रांति हो रही है, सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर बॉम्बिंग हो रहा है साहब। इस्लामिक वर्ल्ड के लिए 1979 जो ईयर है, वो तो पूरी दुनिया की काया पलट कर देगा साहब, है ना। तो वो सब भी समझना जरूरी है, तो उसको आराम से करेंगे साहब, शांति से करेंगे। यूएसएसआर का डिक्लाइन, चाइना का राइज, हाँ, डेंग जियाओपिंग की पॉलिसीज, अरब स्प्रिंग हो सके तो वो सब भी कर देंगे साहब, है ना। तो वो 1950s के बाद करेंगे, 1950 से 2000 मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कोर्स है ना, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, है ना। आईआर बेटा इस बार तो पॉसिबल कम है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कराना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कराना है, तो ये आगे वाला टॉपिक है ना। वो सब आ जाएगा, वो सब 1990, वो सब मैंने बताया ना, 1950 से लेके 2000 तक का जो है, उसको फिर से एक वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स के अंदर ही लेके आऊंगा। बट उसमें ये तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है समझने के लिए कि 1950 के बाद क्या हुआ साहब, है ना। तो ये 15-20-30 घंटे जो हमने पढ़े हैं, ये तो ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद आपको आईआर भी समझ में आ जाएगा। एथिक्स का आई एम नॉट श्योर अभी इस बार कैसे लेके आएंगे, है ना। तो टाइम कैसे रहता है उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, वर्कलोड भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है मुझे। तो अभी मैं थोड़ा सेटल हो रहा हूँ ये इकोसिस्टम के साथ, तो थोड़ा 6-8 महीना दे दो साहब, है ना, मुझे तो थोड़ा सेटलमेंट करा देंगे साहब। चाइना जो था दैट वाज इन द अलाइड ग्रुप। अलाइड ग्रुप क्यों था, क्योंकि चाइना वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, है ना, तो उसके साथ था। ब्रिटेन और फ्रांस का मोस्ट प्रोबब्ली लिमिटेड रोल आपको मिलेगा। एक्चुअली फ्रांस के अंदर सत्ता पलट हो गई थी 1937 में, और वहां पे कू हो जाता है, और ये कू के कारण फ्रांस के अंदर सिविल वॉर हुआ था। तो उसमें जो मिलिट्री थी, जनरल फ्रैंको, उसको हिटलर ने सपोर्ट किया था, तो वो लोग इनफैक्ट हिटलर के फेवर में थे, एक ग्रुप। पर बाकी सारे लोग अगर आप देखोगे तो खाली चुपचाप बैठे बैठे देख रहे थे कि क्या हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। मूवी इज अबाउट सेविंग प्राइवेट रैन। सेविंग प्राइवेट रैन, वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवीज यू विल सी। हाँ, सेविंग प्राइवेट रैन, अभी तो एक ही याद आ रहा है साहब मुझे। फिर एक मैंने अभी देखा था, ये क्या है, ये ब्रिटेन का एक वो था, मैथमेटिशियन था, जिसने ये कोड को क्रैक किया था। जर्मन्स की जो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन थी, उसका 2-3 साल पहले आया था, नॉट एबल टू रिकॉल। इमिटेशन गेम, एग्जैक्टली इमिटेशन गेम, वो देखिएगा, काफी अच्छा है। ठीक है, वो भी आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। तो बहुत सारे मूवीज मिलेंगे साहब। ठीक है, बट ट्रीटी ऑफ वर्साई नहीं होती तो हो सकता था, हो सकता था, क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल रीजन है साहब, ये सबसे फंडामेंटल रीजन है, क्योंकि इसी के अंदर से बहुत सारी चीजें आई साहब, इसी के अंदर से ही बहुत सारी चीजें आई। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अवॉइड हो सकता था या डिले हो सकता था, या इतना एस्केलेट नहीं होता जितना एस्केलेशन हुआ ना इसके अंदर, जो बढ़ गया ना इतना सारा, इतना बढ़ता नहीं, वो छोटे लेवल के ऊपर आके कंफ्लिक्ट में सॉल्व हो जाता। रशिया डिडंट से एनीथिंग, वही मान सकते हैं कि उसका कोई नहीं था। भाई रशिया का तो इंटेंशन था ना, इसके लिए 1939 में उसने नाजी सोवियत पैक्ट की थी साहब। व्हाई द रशियंस डिड द नाजी सोवियत पैक्ट? अरे भाई देखो, कम्युनिज्म हमेशा एक्सपांशनिस्ट होता है। चाइना क्यों कर रहा है? कम्युनिज्म ऑलवेज बिलीव्स इन एक्सपांशन। वो कहता है कि हमारी लाल की विचारधारा है ना, लाल रंग है ना, मुझे रंग दे तू लाल कलर का, है ना, रंग दे रंग दे रंग दे मुझे लाल कलर का रंग दे साहब। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके कारण ये चीज थी।
अमेरिका में ज्यादा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट नहीं था, इसलिए वो ज्यादा, देखो अमेरिका इसके लिए आइसोलेशन में था। अमेरिका की एक पॉलिसी है, वो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी। और अमेरिका ने पहले क्या, खुद का घर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसने अपना खुद का घर बना दिया अच्छी तरह से। उसके बाद जब उसको प्रोवोक किया गया, तब जाके वो बीच में आया। एक्चुअली अमेरिका है ना, अमेरिका डायरेक्टली इंटरफियर करने में मानता ही नहीं था, वो इनडायरेक्टली इंटरफियर करता था। ठीक है, उसको पता है कि डायरेक्टली इंटरफियर करेंगे लोचा हो जाएगा। और क्या है कि थोड़ा डेमोक्रेसी पहले था, तो आइडियल्स को लेकर चलते थे। अमेरिका के अर्ली लीडर्स थे ना वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, तो काफी आइडियलिस्टिक भी आपको मिल जाएगा, समझे आप लोग? ठीक है, नहीं इनफैक्ट आज ही अभी कुछ स्टेटमेंट आया था, मैंने देखा नहीं है, कुछ बिजार क्लेम इन्होंने किया है साहब। बट शायद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना स्टेटमेंट देगा, एमई अपना स्टेटमेंट देगा साहब, है ना। ये फालतू के क्लेम्स करते रहते हैं, अपने को भी बलूचिस्तान को बना देना है साहब, है ना। ये नेपाल ने शुरू किया था साहब, देखिए अब सब लोग कर रहे हैं साहब, है ना। अब मुझे तो अफगानिस्तान की भी मैप डालनी है साहब, है ना, तो मैं भी अफगानिस्तान भी मैं डाल दूंगा साहब। फिर और कहाँ कहाँ, ठीक है, जहाँ इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान पूरा अपना ही है साहब, है ना। तो ये मगजमारी नहीं चाहिए। श्रीलंका तो अपना सैटेलाइट है, वीकेंड पे मेरे को छुट्टी मिलेगी 2 दिन से लेक्चर से, तो मैं फ्लाइट लेके श्रीलंका जाऊंगा, वैसा कर देना है। ये क्या मगजमारी साहब, है ना। तो घर का तो होना चाहिए ना सब अपना। और मानसरोवर भी जाना है साहब, ठीक है, वहाँ वीजा लेके थोड़ी जाऊंगा, अपना है साहब। व्हाट लेड टू डाउनफॉल, देखो मल्टीपल रीजंस, और मल्टीपल रीजंस में एक रीजन था कि पार्टी की जो इम्प्रेशन है वो बहुत मैटर करती है। और पार्टी की इम्प्रेशन बहुत खराब हो चुकी थी इन द करप्शन एंड द स्कैम्स दैट वर टेकिंग प्लेस। और बाकी काम आपको पता ही है, मीडिया ने क्या कर दिया है साहब। तो ये प्लान तो 2011 में ही रच चुका था कि अब सरदार जी को जाना है 3-4 साल के अंदर। 2011 से माहौल बन रहा था, 2014 तक आते आते फाइनली डिक्लाइन में चला गया। और लीडर की क्राइसिस भी खड़ी कर दी। एक लीडर को मौन बोला गया, दूसरा लीडर सामने आया जिसने कहा कि देखो मैं आपको एक नया भारत बना के दूंगा साहब। तो लोगों को लीडर के अंदर विश्वास आया साहब, ठीक है। बहुत सारे रीजन थे। चलिए 2-3 क्वेश्चन लेंगे। देखो अब कैंसिल करने का अब सवाल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई को अगर वो कैंसिल करते तो उनकी छाप खराब होती, दे कैन नॉट कैंसिल इट डायरेक्टली। उनकी इंप्रेशन का सवाल था, उनकी इनकी उनकी इज्जत का सवाल था, उनका एस्टीम का सवाल था। और तीर एक बार निकल चुका है, इनफैक्ट एक बार गोली चल जाती है, डैम के अंदर से पानी छूट जाता है, और जबान से वाणी निकल जाती है, तो उसको आप वापिस नहीं ले सकते सर। गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि वाणी और पानी थोड़ा संयम के साथ उपयोग कीजिए सब। तो यहाँ पे जो वाणी थी आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर, आपने जो स्पीच दी थी, जो कागज के ऊपर इनफैक्ट बना दी थी, अब वो रिवर्स होने के चांसेस नहीं थे। और करते तो इनफैक्ट हिटलर और चढ़ जाता उनके ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। आई डोंट थिंक सिविल वॉर की तरफ जाता, क्योंकि पब्लिक तो मैच्योर है ना यार, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं थी। और अम्बेडकर नहीं होंगे तो कोई और आ जाता साहब, है ना। ठीक है, ये सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन आप पूछते हो, ठीक है। वाई पीपल वर शेयरिंग, मैंने बताया ना, ये कॉर्पोरेशंस के अफवाह चल गई थी उस टाइम पे। कॉर्पोरेशंस जो, उनके लेके एक र्यूमर चल गया था, इसके लिए लोगों ने बेचना शुरू किया। आप देखिए आज रात को अफवाह फैला दो व्हाट्सएप के ऊपर कि रिलायंस कॉर्पोरेशन डूब गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज डूब गई। अगर मैसेज वायरल हो गया तो कल सुबह उठिएगा क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना। तो फटाफट फटाफट डाउन हो जाएगा साहब, ठीक है। ये वैसे ही होता है, अफवाह को आप रोक नहीं सकते साहब। और भी रीजन है, बट ये एक बहुत फंडामेंटल रीजन इसका था, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? ये शिल्पी का भी यही प्रश्न है ना। मैंने समझा दिया ना बेटा, वही कारण है आपका, ठीक है। चलिए कंक्लूड करते हैं हम लोग, और आई सी यू टुमारो। टुमारो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटकम को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, एक बाकी है वर्ल्ड वॉर के पहले का। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डीकोलोनाइजेशन नाम के टॉपिक के ऊपर, कि डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल थे, और उसकी इम्पैक्ट क्या होती है। और फिर समय रहा तो कोल्ड वॉर का एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। खाली थीम पढ़ेंगे, उसकी थीम पढ़ेंगे, उसकी इवेंट्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इवेंट्स 1947 से लेके या 1945 से लेके अर्ली 2000 तक देखने को मिलेंगे। 1990 तक तो मिलेंगे जब तक यूएसएसआर था, ठीक है। तो इतना पॉइंट रखते हैं, और आई सी यू टुमारो 9:30। एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। अभी केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आ गए इसके चक्कर में, हमारे माननीय गृह मंत्री हो या पेट्रोलियम मिनिस्टर, अभी आपने देखा होगा साहब, है ना। तो बहुत खराब कंडीशन है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, चलो बाय, गुड नाइट।